ब्लडी लाव एपिसोड 1 to 10। चवन पेनफुल नाइट। सांसों में उसकी सांसें गुल जाना, बेरहम के बाहों में कैद रुआ। रात का वक्त, एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की हाफाते हुए भागे जा रही थी। वह लड़की ज़्यादा ही परेशान लग रही थी और साथ ही उसके आंखों में नमी भी थी। वह बेचैनी से अपने नज़रें इधर उधर दौड़ाते हुए देख रही थी, जैसे वह किसी को वहाँ ढूंढ रही हो। लेकिन उस सुनसान जगह में उसके अलावा कोई नहीं था। ऐसे ही दूर तक भागने के बाद वह लड़की तेज तेज सांस लेते हुए अपने जगह में रुक गई। वह जिस इंसान को ढूंढ रही थी वह उसे आसपास कहीं नजर नहीं आ रहा था। वह मायूस होकर आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक से उसे एक लड़का दिखा जो उससे ही बचकर भागे जा रहा था। उस लड़के को देखते ही उस लड़की की आंखें चौड़ी हो गई थी। वह बिना देर किए ही उस लड़के के पीछे भागते हुए उसे आवाज लगाए, अंडरस्कोर रुको, प्लीज रुक जाओ, प्लीज रुको, उद्धरण चिन्ह। वह लड़की ऐसे ही आवाज लगाते हुए उस लड़के के पीछे भागती रही। वही वह लड़का जो उसके थोड़ी ही दूरी पर था, उसे जैसे ही उस लड़की की आवाज सुनाई दी वह और तेजी से भागने लगा। वह लड़की भी और तेजी से भागने लगी थी, लेकिन उस तक वह पहुंच ही नहीं पा रही थी। वही वह लड़का बार बार पीछे मुड़कर उस लड़की को देखते हुए आगे भाग रहा था, लेकिन तभी उसे थोड़ी दूरी पर एक रेस्टोरेंट दिखा। वह जल्दी से उस रेस्टोरेंट के तरफ भाग गया। वही वह लड़की जिसका नाम था रुवा, रुवा भी उस लड़के का फॉलो करते हुए रेस्टोरेंट में घुस गई। रात का वक्त था और उस रेस्टोरेंट के आलीशान हाल में पार्टी चल रहा था। वहाँ इस वक्त यंगस्टर ही थे, लेकिन हर कोई नशे में धुत होकर झूल रहा था। रुवा उनके बीच में ही जाकर उस लड़के को बहुत ही बेचैनी से ढूंढने लगी थी, लेकिन वह लड़का रेस्टोरेंट में आते ही गायब हो गया था। रुवा मायूस होकर वहां से जाने को हुई कि तभी अचानक से उसकी नज़र उसी लड़के पर गई जिसका फॉलो करते हुए वह रेस्टोरेंट में आई थी। वह लड़का अब किसी रूम की तरफ भाग रहा था। रुवा भी जल्दी से उसके पीछे भाग पड़ी, लेकिन वह उस लड़के तक पहुंच पाती उससे पहले ही 2-3 लड़कों ने आकर उसे घेर लिया। रुवा को कुछ समझ ही नहीं आया कि यह लोग अचानक से उसके रास्ते में क्यों आ गए। वही रानी से उन तीनों को देखते हुए साइड होकर जाने को हुई कि तभी उन लड़कों ने फिर से उसके रास्ते को रोकते हुए बोले, अंडस्को आ, कहाँ जा रही हो हमारे रात की चांदनी, जरा रूम में चलकर हमें थोड़ा गर्म तो कर ही सकती हो ना। उद्धरण चिन्ह। वह तीनों लड़के रुवा को बहुत ही गंदी नज़र से देख रहे थे। वही रुवा उन तीनों का नजरिया देख ज़्यादा ही डर गई थी। वह डरते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी, लेकिन वह तीनों बेहद गंदी हंसी हंसते हुए उसके करीब बढ़ रहे थे। रुवा की मानो सांस ही अटक गए थे। वह फुर्ती से उन तीनों को पीछे के तरफ धक्का देकर वही पास वाले रूम में घुस गई। वही वह तीनों लड़के भी उसके पीछे रूम में आते रुवा ने दरवाज़ा बंद कर लिया। वह तीनों लगातार डोर को कटकटाने लगे, लेकिन अगले ही पल वह लोग एकदम से शांत हो गए। वही रुवा तेज तेज सांस लेते हुए डोर को टिक कर खड़ी थी, लेकिन जैसे ही उन तीनों का आवाज आना बंद हुआ वह एक गहरी सांस लेते हुए अपनी नज़रें रूम में इधर उधर दौड़ने लगी। रूम में सिर्फ एक छोटा सा रेड लाइट ऑन था, लेकिन रुवा को ऐसा लग रहा था कि उसे कोई देख रहा है। किसी की गहरी नज़रें वह अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। रुवा अपने पसीना पोंछते हुए जल्दी से आसपास देखी कि तभी उसकी नज़र सोफे पर बैठे हुए एक लड़के पर गई। वह इंसान सोफे पर किसी शैतान की तरह फंसर कर बैठा था। उसके एक हाथ में ड्रिंक का ग्लास था तो दूसरे हाथ में एक एनवेल्प इनकमिंग मेल था, जिसे वह बेहद सलीके से घुमाते हुए बस रुवा को देख रहा था। उस इंसान का ऑरा और उसकी बिना भाव के गहरी काली आंखें देख रुवा को अजीब सा डर लगने लगा। वह बिना देर किए ही जल्दी से डोर खोल कर जाने को हुई, लेकिन अफसोस वह डोर उसके बंद करने से ही लॉक हो गया था। रुवा हड़बड़ाते हुए उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती रही, लेकिन उससे वह दरवाज़ा खुला ही नहीं। वही वह लड़का ड्रिंक का सीप लेते हुए बस रुवा को देख रहा था। रूव का गोरा बदन इस वक्त उसके पहने हुए वाइट क्रॉप टॉप में ज़्यादा ही चमक रहा था और उसका मखमली सा कमर अच्छे से उस ड्रेस में रिवील भी हो रहा था। रुवा लगातार उसकी इंटेंस नज़रें अपने बदन पर महसूस कर रही थी। उसे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वह मुड़कर उससे बोली, अंडस्को देखिए मिस्टर, मैं यहाँ जानबूझकर नहीं आई। वह तो कुछ गुंडे मेरे पीछे। उद्धरण चिन्ह। रुवा की किसी भी शब्द सुनने में वह लड़का इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। रुवा भी इससे ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाए। उस लड़के को देख रुवा को बहुत डर लग रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि आज उसके साथ कुछ तो बुरा होकर ही रहने वाला है। वही वह लड़का ड्रिंक करते हुए बस रुवा की बदन को देख रहा था। तभी रुवा थोड़ा आगे आकर रिक्वेस्ट करते हुए बोली, अंडरस्को प्लीज़, दरवाज़ा खोलिए ना, मुझे जाना है। उद्धरण चिन्ह। रुवा को उस लड़के ने फिर से कोई जवाब नहीं दिया, या यूँ कहे कि वह कुछ भी बोलने के मूड में ही नहीं हो। वही रुवा को अब रोना आ रहा था। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वह देर रात को आकर कहाँ फंस गई है। रुवा घबराते हुए मगर डगमगाती हुई आवाज़ में बोली, अंडस्को प्लीज़, डोर खोलिए ना, मुझे जाना है। उद्धरण चिन्ह। रुवा को वह लड़का इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया। ये देख रुवा को अब गुस्सा आने लगा। वह थोड़ा गुस्से से मगर तेज आवाज़ में चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को आपको सुनाई भी दे रहा है मिस्टर,
मुझे यहाँ से। उद्धरण चिन्ह। रुवा बोल ही रही थी कि वह लड़का ड्रिंक के ग्लास को सामने रखे हुए टेबल पर जोर से फटकते हुए रखा। उसके हाथ में जो एनवेल्प इनकमिंग मेल था वह भी छूटकर नीचे गिर गया था। शायद उस लेटर में किसी का तस्वीर था जो अब उल्टा गिर गया था। रुवा हैरानी से कभी उस लड़के को देखती तो कभी ड्रिंक के ग्लास को जो उसके फटकने से टूट गया था और उसमें से जो ड्रिंक था वह बूंद बूंद नीचे गिरते हुए आवाज कर रहा था। रूम में उन दोनों की रहते हुए भी अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन अब टेबल से गिर रही एक एक बूंद दारू भी वह टपकते हुए शोर कर रहा था। रुवा अपना थूक निगलते हुए अपने कदम पीछे लेने लगी। वही वह लड़का अपने जगह से उठकर अब रुवा के करीब बढ़ रहा था। रुवा अपने कदम पीछे लेते हुए उस लड़के से हकलाते हुए बोली, अंडरस्कोर, आप मेरे करीब करीब क्यों आ रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। वह लड़का बिना कुछ कहे रुवा के ओर बढ़ रहा था। वह जैसे जैसे अपने कदम रुवा के तरफ बढ़ा रहा था वैसे वैसे रुवा की कदम पीछे जा रहे थे और वह डर से लड़खड़ा भी रही थी। वह बोली, अंडरस्कोर मूव, मुझे जाने दीजिए प्लीज। आह। उद्धरण चिन्ह। रुवा पीछे जाते जाते दीवार को लगी। वही वह लड़का अब तक उसके बेहद करीब आ गया था। वही रुवा की तो सांसें ही अटक गए थे। वह हकलाते हुए बोली, अंडरस्कोर, आप कौन है? उद्धरण चिन्ह। उस लड़के के अपर लिप हल्के से ऊपर उठ गया। वह टेढ़ी स्माइल करते हुए रुवा के इर्द गिर्द अपने हाथ रखकर उसके चेहरे पर गर्म सांस छोड़ा। रुवा की आंखें भींच गई और उसी के साथ उस लड़की का चेहरा डर से एक तरफ झुक गया। वही वह लड़का अपने गर्म सांस को उसके पूरे चेहरे पर छोड़ते हुए उसके गर्दन के तरफ झुक गया। वह रुवा को छू नहीं रहा था, लेकिन हाँ, उसके गर्म सांसों में उस लड़की की सांसें जरूर गुल रही थी। उस लड़के के वह सांसें बेहद शिद्दत से उस लड़की की चेहरे को छू रहे थे। वही उस लड़की की धड़कनें अब तेज हो गए थे। वह जल्दी से उसके कैद से बाहर आने को हुई, लेकिन उसे महसूस हुआ कि वह लड़का उसके और करीब आ गया है। रुवा अपने आंखें खोलकर हैरान भरी निगाहों से उसे देखने लगी। उस लड़के के आंखों में इतना गहराई था कि रुवा को एक पल के लिए ऐसा लगा कि वह उसकी उन गहरी नज़रों में ही डूब जाएगी। वह जल्दी से उससे नजरें हटाकर बोली, अंडरस्कोर प्लीज, मुझे जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रुवा की बात सुन वह लड़का अपने जगह से हिला नहीं, लेकिन उसकी सांसें अब रुवा के कान को छू रहे थे। उस लड़के के होंठ रुवा के कानों के करीब बेहद करीब थे, लेकिन उसके कानों को उस लड़के के होंठ नहीं, सिर्फ उसके सांसें छू रहे थे। रुवा को अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। वह जल्दी से उसके सीने पर अपने दोनों हाथ रखकर उसे खुद से दूर धकेलने को हुई। वह लड़का अपने जगह से हिला तक नहीं, लेकिन रुवा का चुंबन को महसूस करते ही उस लड़के के आंखें भींच गए थे। वह हल्का सा आह भरते हुए रुवा के चेहरे के बेहद करीब झुका। रुवा उसे बेचैनी से देख रही थी और डर से उसके आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वही वह लड़का फिर से उसके चेहरे को अपने गर्म सांसों से भिगाते जा रहा था। रुवा अपना चेहरा इधर उधर घुमा रही थी, लेकिन उस लड़के के गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस करने से खुद को रोक नहीं पा रही थी। उसके दोनों हाथ उस लड़के को खुद से दूर धकेलने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अफसोस उस लड़के को हिला पाना भी उसके लिए नामुमकिन था। रुवा रोते हुए बोली, अंडरस्कोर प्लीज, मैं किसी और की हूँ, प्लीज मत छूना, प्लीज लीव मी। उद्धरण चिन्ह। उस लड़के का ऑरा एकदम से सर्द हुआ। वह रुवा के खुले कमर को कसके पकड़कर अपने आप से चिपकाया, फिर बेहद हार्शली अपने होंठों को रुवा के गाल पर सरकाया। रुवा अब छटपटाते हुए रोने लगी। वही वह लड़का अब अपने होंठों को रुवा के होंठों के करीब लाया। रुवा के आंखों से आंसू जर जर बहने लगे थे। वह लगातार उस लड़के से छुटने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन वह लड़का अब उसे हिलने का भी मौका नहीं दे रहा था। रुवा रोते हुए बोली, अंडरस्कोर प्लीज, जाने दीजिए मुझे, छोड़िए आम। उद्धरण चिन्ह। रुवा रोते हुए बोल ही रही थी कि तभी वह लड़का बेरहमी से उसके होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। रुवा लगातार उसके सीने में मारते हुए रो रही थी, लेकिन वह लड़का उसे छोड़ा ही नहीं। रुवा रोते हुए छटपटा रही थी, लेकिन वह लड़का उसे अपने मजबूत बाहों में फंसाकर उसके पूरे चेहरे पर बेहद हार्शली अपने होंठ चला रहा था। वह जितना तेजी से अपने होंठों को उसके चेहरे पर घुमा रहा था, उतना ही तेजी से वह रुवा के खुले कमर को सहला रहा था। रुवा का हाथ भी उस लड़के के हाथ पर ही था। वह लगातार अपने कमर से उसके हाथ को हटाना चाह रही थी, लेकिन उस लड़के का एक उंगली भी हिलाना उसके बस में नहीं था। वह लड़का रुवा को अपने आप से चिपका कर पलट गया, जिससे रुवा और दीवार के बीच में वह आ गया। रुवा के दोनों हाथ उस लड़के के सीने में आ गया था। वह रोते हुए उससे छुटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह लड़का उसके कमर में अपने दोनों हाथों से मजबूत सी पकड़कर कभी उसके चेहरे को चूमता तो कभी उसके गर्दन को। लेकिन रुवा के छटपटाने से ज्यादा ही इरिटेट हो रहा था। वह गुस्से से रुवा को देख सर्द आवाज में चिल्लाया, अंडरस्कोर चुप, एकदम चुप, अगर हिली ना अभी तुम्हारा काल खींच लूंगा। उद्धरण चिन्ह। रुवा सहम कर बिना आवाज किए ही रोने लगी। वही वह लड़का उसके चेहरे के बेहद करीब झुककर ठंडेपन से बोला, अंडरस्कोर डोंट क्राई। उद्धरण चिन्ह। रुवा अपने मुंह पर हाथ रखकर डरते हुए उस लड़के को देखने लगी। वह लड़का उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर उसके चेहरे को अपने होंठों के करीब लाया, फिर उसके गालों पर बेहद शिद्दत से चूमते हुए आह भरा। रुवा बस रोए जा रही थी।
वही वह लड़का रुवा की कमर को धीरे से सहलाते हुए उसे लेकर बेड के पास जाने लगा। उस लड़के का सर दौरा देख रुवा इतना डर गई थी कि वह रोने के अलावा कुछ कर ही नहीं रही थी। वह लड़का धीरे से उसके पूरे चेहरे पर किस करते हुए रुवा के क्रॉप टॉप को उसके कंधे से नीचे सरकाया, फिर उसके कंधे पर अपना होंठ रख दिया। रुवा एकदम से सिहर गई, लेकिन अगले ही पल वह उस लड़के को पीछे धकेलते हुए जोर जोर से रोने लगी। लेकिन उसकी इस हरकत से उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह रुवा को बेड पर धकेल कर उसके ऊपर आया। रुवा छटपटाते हुए उससे छुटने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह लड़का उसके दोनों हाथ को अपने हाथों में फंसाकर बेड पर दबाते हुए उसके ऊपर झुका। रुवा बेबस होकर बस रोते हुए छटपटा रही थी, लेकिन वह लड़का उसके पूरे चेहरे को फिर से किस करते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाया, फिर किस करने लगा। रुवा की आंखें दर्द से भींच गए। उस लड़के का किस बेहद वाइल्ड था, वह उसे किस कम काट ज्यादा रहा था। रुवा रोते हुए अपना हाथ पैर हिलाने लगी, तभी वह लड़का उसके पैरों में अपना एक पैर डाला, फिर एक ही झटके में रुवा का टॉप फाड़कर नीचे फेंक दिया। रुवा हैरानी से उस लड़के को देखते हुए अपने आप को ढकने की नाकाम कोशिश करने लगी। वही उस लड़के के चेहरे पर बेहद शैतानी मुकान बिखरा हुआ था। वह धीरे से रुवा के कमर को सहलाते हुए उसके सीने में किस करा। रुवा की आंखें भींच गए, लेकिन उसके आंखों के कोने से बिना रुके आंसू बह रहे थे। वही उस लड़के के होंठों उसके सीने पर घूमते हुए उसके कमर पर आ गए। चट्टू रक्ताक्ष अग्निहोत्री। अब आगे रेस्टोरेंट के उस अंधेरे रूम में रुवा की बस रोने की आवाज़ गूंज रही थी। रुवा बस रोते हुए अपने ऊपर लेटे हुए इंसान को देख रही थी, जो उस पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़ा था। वह रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी, लेकिन वह लड़का उस पर कोई रहम नहीं कर रहा था। रुवा लगातार उससे छुटने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अब उसे धीरे धीरे उस लड़के से खुद को बचाने की उम्मीद खत्म हो रही थी। वह चाहकर भी उस लड़के को रोक नहीं पा रही थी, जो उसके बदन के साथ बेहद शिद्दत से खिलवाड़ कर रहा था। रुवा धीरे धीरे हार मानकर कोशिश करना ही बंद कर गई। वह हाथ पैर चला कर अब थक सी गई थी, और सबसे बड़ी बात, अपने ऊपर लेटे हुए इंसान को हिला पाना भी उसके लिए नामुमकिन सा था। वह लड़का धीरे धीरे रुवा के कमर को सहलाते हुए अपने होठों को नीचे ले गया। रुवा की आंखें कस के भींच गए। वह लड़का अपना सर ऊपर कर रुवा को एक नज़र देखा, जो अब उससे छुटने की कोशिश ही नहीं कर रही थी, लेकिन उसका रोना अभी भी जारी था। उसकी आंखों से बेहिसाब सा आंसू गिरते ही जा रहे थे। वह लड़का एकदम से रुवा के चेहरे के बेहद करीब आकर उसका रुवास सा चेहरा देखते हुए उसके होठों को धीरे से अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। रुवा अपने आंखें खोलकर उस लड़के के चेहरे को देखने लगी, लेकिन वह जल्दी से उससे नजरें हटा ली, क्योंकि उसे अब उस लड़के से गिना रही थी। वह जहां जहां उसे लड़के का चुंबन को महसूस कर रही थी, वहां वहां उसे अपने ही बदन से नफरत सी होने लगी थी। रुवा उस लड़के से नजरें हटाकर अपने बेबस पर रोने लगी थी। वही वह लड़का रुवा के गुलाब सी होंठों को अपने मुंह में लिए चूमे जा रहा था। वह जितना शिद्दत से उस लड़की को चूमता, उतना ही शिद्दत से उसे अजीब सा प्यास लगने लगा था। वह लड़का रुवा के होंठों को ऐसे खा रहा था जैसे उसकी रोसी लिप्स ना होकर उसके लिए चेरी हो। थोड़ी देर में रुवा की सांसें फूलने लगे। वह छटपटाते हुए उस लड़के को गुस्से से देखने लगी, जैसे कह रही हो कि अब तो छोड़ो। लेकिन उस लड़के को इस तरह अपने किस को बीच में ही छोड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। वह बेमन से उसके निचले होंठों को बुरी तरह काटते हुए छोड़ा, फिर रुवा के गर्दन में अपना चेहरा छुपाया। वही उस लड़के का इस तरह बेरहमी से काटने से रुवा की आंखें दर्द से भींच गए थे। वह जोर जोर से रोते हुए उससे छूटने की फिर से कोशिश करने लगी, लेकिन वह लड़का उसे अपने नीचे दबोचकर उसे फिर से चूमने लगा था। वह धीरे धीरे अब वाइल्ड हो रहा था। वह उस मासूम को इतना बेरहमी से दबोच रहा था कि रुवा, जो बिल्कुल फूल की तरह थी, वह अब मुरझा सी गई थी। वह लड़का अब तक उसके बदन से सारे कपड़े अलग कर चुका था। वह नन्ही सी परी उस शैतान के नीचे बिना लिबास के गिरी पड़ी थी। वह अभी भी रो रही थी, तो वही वह लड़का उसे नोच खा रहा था। रात जैसे जैसे गहरी होते जा रही थी, वैसे वैसे रुवा का रोना और चिकना भी तेज हो रहा था, क्योंकि वह लड़का खुद को रुवा में समा रहा था। रुवा बुरी तरह उसके नीचे दब गई थी। सुबह के 4 बजे के आसपास वह लड़का रुवा को छोड़कर उसके बगल में लेट गया। वही रुवा एकदम से बेजान सी गिर पड़ी थी। उसके चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, और अब तक उसकी आंसू भी सूख चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था कि आज वह पूरी तरह मर गई है। सांसें उसकी चल तो रही थी, लेकिन अब वह सांसें रुवा को बोझ सी लग रही थी। उसके बगल में लेटे हुए वह लड़का अभी भी रुवा का चेहरा देख रहा था, जिसमें अब कोई नूर नहीं बचा था। लेकिन रुवा को देख उसके होंठों पर टेढ़ी स्माइल थी। वह उसे अपने बाहों में खींचकर सुकून से अपने आंखें बंद करा। रुवा को उस आदमी की बाहों में फंसना ऐसा लग रहा था कि वह उसके कैद में है। वह छटपटाने लगी, लेकिन तभी उस लड़के का पकड़ उसके बाहों में कस गया। रुवा रोते हुए अपना चेहरा ऊपर कर उस लड़के को देख अपनी मरी हुई आवाज में बोली, लीव मी। रुवा रोते हुए बोल ही रही थी कि तभी वह लड़का उसके निचले होंठों को सख्ती से पकड़कर खींचते हुए गुस्से से घूरा। रुवा रोते हुए छटपटाने लगी। वही वह लड़का कस के अपने आंखें बंद कर एक गहरी सांस लेते हुए अपने पकड़ से उसे आज़ाद कर दिया। रुवा रोते हुए जल्दी से उठने को हुई, लेकिन वह लड़का उसे उठने का लायक ही नहीं छोड़ा था। उसे अपने पूरे बदन में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह कराहते हुए वापस बेड पर ही गिर गई। वही वह लड़का उसे ही देख रहा था। वह उसे अपने करीब खींच कर लेटाया, फिर उसके बदन को सहलाते हुए बेहद ठंडेपन से बोला, डोंट मूव।
पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा रोते हुए उसके हाथ को हटाने को हुई, लेकिन तभी वह लड़का उसके गर्दन में हल्के से एक नस पर दबाया। रुवा रोते हुए ही धीरे से बेहोश हो गई। वही वह लड़का अभी भी उसके बदन को सहला रहा था। रुवा के बदन में उसके दिए हुए लव बाइट्स थे, सब कुछ लाल रंग में थे और कुछ कुछ धीरे धीरे नीले पड़ रहे थे। वह लड़का रुवा को देखते हुए ऐसे ही उसके बदन को देखते हुए सहलाता रहा। सुबह के 8 बजे के आसपास खिड़की से आ रही सूरज की किरणें रुवा की चेहरे पर गिर रहे थे। वह नींद में ही कसमसाते हुए अपने आंखें खोली। अचानक से उसे कल रात का सारा नज़ारा याद आ गया तो वह जल्दी से उठकर बैठने को हुई, लेकिन उसकी मुंह से दर्द भरा चिक निकल गया। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा दर्द से करहाते हुए धीरे से उठकर बैठ गई। रूम में अब वह लड़का नहीं था। रुवा आसपास उस लड़के को ढूंढते हुए अपने आप को छूने लगी, तभी उसे एहसास हुआ कि उसके बदन में कपड़े हैं। वह खुद को देखी। वह इस वक्त एक येलो कलर की अनारकली सूट में थी। रुवा नम आंखों से फिर नीचे पड़े हुए अपने और उस लड़के के कपड़े देखने लगी जो बड़े ही बेढंग से नीचे फर्श पर गिरे थे। एक ही रात में उसने अपने वजूद खो दिया था। वह लड़का कौन था? उसके साथ इस तरह रात क्यों गुजारा? उसे नहीं पता था, लेकिन एक ही रात में उसने रुवा की खुशियां छीन गया था। उसके बदन में अपना छाप छोड़कर उसके रूह में खुद को महसूस कर गया था। रुवा रोते हुए जल्दी से उठकर रूम से बाहर भाग गई। 1 मंथ बाद राजस्थान। सुबह के 5 बजे थे। सुबह होने के कारण वहाँ थोड़ी ठंड थी, लेकिन इस वक्त वहाँ कोई थी जो पसीने से भीगी हुई थी और वह बगीचे की ओर दौड़ रही थी। देखने में वह बहुत सुंदर लग रही थी। वह प्यारी सी परी जो हकीकत में कमजोर, नाजुक और मासूम लड़की थी। जैसे जैसे सूर्योदय हो रहा था वैसे वैसे सुबह की धूप की हल्की सी चमकती किरणों में उस लड़की का फिगर विजिबल हो रहा था। उसके गहरे काले काले बाल जो उसके कमर के नीचे तक फैले हुए थे, उसकी गोरी त्वचा पर पसीने की बूंदें उसे और भी आकर्षक और खूबसूरत बना रही थीं। उसके बारे में एक खास बात यह थी, उसकी खूबसूरत नीली आंखें, वे उसे हमेशा खूबसूरत दिखाती थी। जल्द ही उसने अपना वर्कआउट खत्म किया और एक विशाल हवेली के अंदर चली गई। वह एक तौलिए से अपना पसीना पोंछने लगी, तभी एक नौकर आकर उसके तरफ जूस का ट्रे पास करते हुए बोला, _ठकुराइन, आपका जूस। उद्धरण चिन्ह। नौकर के मुंह से ठकुराइन वर्ड सुन उस लड़की ने नाक सिकोड़ ली। उसे बिल्कुल नहीं पसंद था कि कोई भी उसे ठकुराइन कहे, लेकिन उसका भाई का सख्त ऑर्डर था कि उसे ठकुराइन ही कहे, क्योंकि वह उस आलीशान महल की राजकुमारी थी। वह लड़की कोई और नहीं रुवा ठाकुर थी। ये वही रुवा थी जिसे 1 महीने पहले एक अनजान शख्स के साथ रात बिताना पड़ा था। रुवा ने उस नौकर को तौलिया देकर उसके हाथ में से जूस लेते हुए उससे पूछी, भाई कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। वह नौकर बोला, जी, वह अभी तक नहीं उठे। रुवा अपने कमरे के तरफ चली गई। उसका कमरा इतना बड़ा था कि उस एक कमरे में 3 और कमरे समा जा सकते थे, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी मायने नहीं रखने वाला था। रुवा सीधे शॉवर लेने वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद रुवा नहाकर बाहर आए। वह जल्दी से क्लोजेट रूम में गई और रेडी होकर लंबे लंबे डग भरते हुए वह अपने भाई के कमरे की ओर चली। हवेली में जितने भी नौकर थे वह उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए अपने काम में लग रहे थे। रुवा जाकर एक रूम के सामने खड़ी हुई, फिर दरवाजा खटखटाने लगी। वह खटखटाते हुए बार बार अपने नजरें इधर उधर दौड़ा भी रही थी, जैसे वह कुछ छिपाना चाह रही हो। कमरे के अंदर एक खूबसूरत जोड़ी एक दूसरे की बाहों में शांति से सो रहे थे। जिस तरह से उस आदमी ने अपनी लड़की को पकड़ रखा था, वह उसके प्रति उसके प्यार को भी दिखा रहा था। दरवाजे पर दस्तक सुनकर वह लड़की जल्दी से उस आदमी की पकड़ से खुद को छुड़वाकर पहले अपने कपड़े चीखी, फिर खुद ही दरवाजा खोलने डोर के पास चली गई। बाहर रुवा अपने दोनों हाथ फोल्ड कर डोर को देख रही थी। जैसे ही डोर खुला उसकी मुंह से उसकी भाभी का नाम निकला, मिष्टी भाभी। उद्धरण चिन्ह। वह लड़की मिष्टी थी जो रुवा की होने वाली भाभी थी। रुवा को देख मिष्टी शर्मिंदा महसूस करते हुए अपने चेहरे पर बिखरे हुए बालों को कान के पीछे सरकाते हुए बोली, रू, हमारी कोई गलती नहीं है। आप अपने भाई को समझाओ, वही कल रात फिर से हमें यहाँ पर लेकर आ गए थे। रुवा ने सर हिलाया, फिर उससे दबी हुई आवाज में बोली, जल्दी से अपने कमरे में जाए, अगर बुआ ने देख लिया ना, सुबह सुबह बवाल मचाएंगे। मिष्टी अपना सर हिलाते हुए रुवा के गाल पर किस कर बोली, तुम सबसे अच्छी हो मेरी लाडो, आई लव यू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। मिष्टी अपने कमरे के तरफ भाग गई तो वही रुवा अपने भाई के रूम में आ गई। जब रुवा कमरे में दाखिल हुई तो उसकी नज़र बिस्तर पर पेट के बल बिना शर्ट के सो रहे एक खूबसूरत लड़के पर गया। वह लड़का हद से ज्यादा प्यारा और मनमोहक लग रहा था, लेकिन उसका असली चेहरा केवल उसकी बहन रुवा ही जानती थी। रुवा उसे थोड़ी देर घूर कर देखी, फिर वह जाकर विंडो के सारे पर्दे हटा देती है। सूरज की रोशनी जैसे ही उस लड़के के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें भींच गई। उसके माथे पर शिकन आ गए थे। उसने जल्दी से अपना चेहरा पिलो में छुपा लिया। अपने भाई को इस तरह वापस सोता देख रुवा उसके पास जाते हुए उसे आवाज लगाए, भाई उठ जाओ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा के भाई का नाम राघव ठाकुर था। रुवा की क्यूट सी आवाज सुन राघव मुड़ा, फिर उसके गोद में सर रखकर उसका नाम प्यार से लिया, रू। उद्धरण चिन्ह। वही रुवा थोड़ा मुस्कुराए और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, भाई आपको आज साइड पर नहीं जाना।
उद्धरण चिन्ह। राघव अलासाय आवाज में बोला, अंडस्को मम जाना तो है लेकिन मुझे अभी नींद आ रही है, मेरी छोटी ठकुराइन मुझे सोने दो। रुवा का चेहरा चीड़ गया। वह राघव का सर अपने गोद में से हटाते हुए बोली, अंडस्को आप जब मुझे ये छोटी ठाकुराइन कहते हैं ना जहर लगते हैं, आपको रू कहने में क्या दिक्कत है? उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी छोटी सी बहन का गुस्सैल चेहरा देखा, फिर सख्ती से कहा, अंडस्को रू, तुम ठाकुराइन हो मतलब हो, तुम्हें इस नाम से इस तरह चिढ़ना नहीं चाहिए। रुवा का मुंह फूला हुआ था। वह बोली, अंडस्को जब आप मुझे इस नाम से बुलाते हैं तो मुझे अजीब लगता है, ऐसा लगता है कि मैं आपकी रू ना होकर कोई और ही हूँ। उद्धरण चिन्ह। राघव लाचारी में अपनी बहन को देखने लगा, भला ये भी कोई वजह है? वही रुवा बोली, अंडस्को आपने मुझे कल रात बताया था कि आपको सुबह किसी इम्पोर्टेंट काम पर बाहर जाना है, किसी को जाकर पिक भी करना है और एक नए प्रोजेक्ट पर काम करना है, लेकिन आप तो अभी भी सो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। राघव जल्दी से उठकर बैठते हुए उससे पूछा, अंडस्को टाइम क्या हो रहा है रू? उद्धरण चिन्ह। रुवा ने अपने घड़ी में टाइम देख कहा, अंडस्को 6:45। पूर्ण विराम। और शिट, मर गया। वह पागल आदमी मुझे जान से ही मार डालेगा। राघव हड़बड़ाते हुए उठकर वॉशरूम के तरफ भागते लगा, लेकिन अचानक से उसे कुछ सूझा तो वह मुड़कर रुवा के तरफ देखा। रुवा उसे ही हैरानी से देख रही थी क्योंकि उसका ये भाई पहली बार इतना हड़बड़ी में और किसी के लिए डरा हुआ दिख रहा था। वही राघव सिल्ली स्माइल करते हुए उसके करीब आकर बोला, अंडस्को रुवा बच्चा। उद्धरण चिन्ह। रुवा की आंखें छोटी हो गई। जब भी राघव उसे बच्चा कहता उसका मतलब यही होता था कि उसे जरूर उससे कोई काम हो। रुवा को समझ भी आ गया था कि वह उससे कौन सा काम करवाना चाहता है। वह पहले ही मना करते हुए बोली, अंडस्को भाई नहीं, मुझे काम है। राघव रुवा के दोनों गालों को सहलाते हुए रिक्वेस्ट भरी लहजे में बोला, अंडस्को प्लीज बच्चा। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। राघव ने पिल्ला जैसा चेहरा बनाया। ये देख रुवा ना चाहते हुए भी उसकी बात मानते हुए बोली, अंडस्को कहाँ जाना है? उद्धरण चिन्ह। राघव की चेहरे पर मुस्कान आ गई। वह बोला, अंडस्को एयरपोर्ट। उसका नाम रक्ताक्ष है, वह तुम्हें जानता है, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें पहचान भी लेगा, तुम्हें बस एयरपोर्ट जाकर उसे और उसके फ्रेंड्स को पिक करना है। रक्ताक्ष। रुवा ने गुनगुनाते हुए ये नाम लिया। चतरी रुवा के सामने रक्ताक्ष का आना, अंधेरे रात का साथी, रक्ताक्ष का ऑरा। अब आगे, ठाकुर मैंशन, एयरपोर्ट। उसका नाम रक्ताक्ष है, वह तुम्हें जानता है, तुम चिंता मत करो, वह तुम्हें पहचान भी लेगा, तुम्हें बस एयरपोर्ट जाकर उसे और उसके फ्रेंड्स को पिक करना है, राघव ने रुवा से कहा। रक्ताक्ष। रुवा ने गुनगुनाते हुए ये नाम लिया। वह इस नाम को पहली बार सुन रही थी, लेकिन उसे कुछ अजीब सा बेचैनी महसूस हो रहा था। ये कैसा एहसास है, ये बयां करना भी रुवा के लिए नामुमकिन सा था। रुवा अपना सर झटका कर राघव से पूछी, अंडस्को फ्लाइट का टाइम क्या है भाई? उद्धरण चिन्ह। राघव ने जवाब में कहा, अंडस्को 8 o'clock। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रुवा पिल्ला जैसा चेहरा बनाकर बोली, अंडस्को भाई, एयरपोर्ट पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लग जाएगा। राघव ने बेफिक्री से कहा, अंडस्को गो गो। पूर्ण विराम। उद्धरण। रुवा अपने कमर में दोनों हाथ रखकर उसे घूरने लगी। राघव को पता था रुवा को इस वक्त यूनिवर्सिटी भी जाना है, लेकिन फिर भी वह उसे एयरपोर्ट भेज रहा था। रुवा मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को हे भगवान, उम्मीद है मिष्टी भाभी को इनसे शादी करने का कभी अफसोस नहीं होगा। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। रुवा बड़बड़ाते हुए जाने को हुई कि तभी उसे राघव की बात सुनाई दी, अंडस्को छोटी ठकुराइन, तुम कुछ भूल रही हो। उद्धरण चिन्ह। रुवा की कदम रुक गए और उसके चेहरे पर अचानक से छोटू सी मुस्कान तैर गया था। वह मुड़कर राघव के पास गई, तभी राघव उसके माथे पर चूमते हुए बोला, अंडस्को मेरी गुड़िया, गुड मॉर्निंग। रुवा मुस्कुराते हुए जाने को हुई कि तभी राघव उसे फिर से रोकते हुए सख्ती से पूछा, अंडस्को तू ठीक है ना बच्चा? उद्धरण चिन्ह। रुवा की चेहरे पर जो मुस्कान थी वह एकदम से गायब हो गया, लेकिन वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए मुड़कर राघव को देख बोली, अंडस्को मुझे क्या हुआ है भाई? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। राघव ने उसके गाल को थपथपाया, फिर अपने मन में बोला, अंडस्को नहीं रू, जब से मुंबई से लौटी हो तब से तुम नहीं हो। मम तुम्हें नहीं बताना है तो मत बताओ, मुझे पता करना आता है। रुवा अपने गाल से राघव का हाथ हटाकर बाहर चली गई। वही राघव एक गहरी सांस लेते हुए अपना फ़ोन लिया और सीधे जाकर बेड पर गिर गया। वही कमरे से बाहर निकलने के बाद रुवा ठाकुर मैंशन से बाहर आकर सीधे कार में बैठी, फिर तेजी से ड्राइव करते हुए एयरपोर्ट के लिए निकल पड़ी। वैसे राघव चाहता तो अपने दोस्तों को लेने के लिए किसी नौकर को भेज सकता था, लेकिन वे उसके सबसे अच्छे दोस्त थे। उसकी बहन के बाद जो कोई भी उसे परिवार की तरह प्यार करता है तो वह वही थे, इसीलिए उन्हें पिक करने राघव ने अपनी छोटी ठकुराइन को भेजा। दरअसल उसका एक और मकसद भी था, लेकिन उसने रुवा को वह बताया नहीं था। कुछ ही घंटों में रुवा का कार जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रुक गई थी। रुवा ने कार पार्क की, फिर एयरपोर्ट के अंदर चली गई। एयरपोर्ट पर मौजूद अधिकतर लोग रुवा को जानते थे क्योंकि वह ठाकुर परिवार की ठाकुराइन थी। कुछ लोग उसके पास चलकर उसे ग्रीट करते हुए उससे थोड़ा बात करते और फ्लाइट का टाइम बताकर चले जाते।
रुवा उन सब से बात करते हुए ही राघव के दोस्तों का आने का इंतजार कर रही थी। उसने उन्हें देखा नहीं था और वह लोग अभी तक आए भी नहीं थे। रुवा ने अपना फ़ोन निकालकर राघव को कॉल करने का सोची, लेकिन उसके भाई ने पहले ही अपने दोस्तों का तस्वीरें भेजा था ताकि उन्हें पहचानने में रुवा को तकलीफ ना हो। वह अपने फ़ोन स्क्रॉल करते हुए एक एक कर फोटो देखने लगी, लेकिन तभी उसे अपने ऊपर किसी की बड़ी छाया महसूस हुई। उसने धीरे से अपना सर उठाकर उस आदमी की ओर देखी जो उसके सामने आ खड़ा था। उस आदमी को देखते ही रुवा की कदम लड़खड़ा गए और पल भर में ही उसके चेहरे का रंग भी उड़ गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि सामने खड़े इंसान ने एकदम से उसके सांसें छीन लिया हो। उसकी सांसें ही अटक गए थे। वह इस वक्त सुन्न होकर खड़ी थी। वैसे सामने खड़े इंसान के सुंदरता का कोई जवाब नहीं था। गोरी त्वचा, तीखी गहरी काली आंखें, बिल्कुल बैठे हुए बाल, नुकीले जबड़े की रेखा, जैसे कोई भी उसके जबड़े को छूना चाहे तो अगले ही सेकंड में उसका हाथ ही कट जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसके चेहरे पर जो चार्मिंग कॉन्फिडेंस था वह उसे और हैंडसम और जीनियस बना रहा था। लेकिन उस सुंदरता के पीछे छुपी हुई हैवानियत रुवा ने एक मंथ पहले उस रेस्टोरेंट के अंधेरे कमरे में देख लिया था। सामने खड़े वह इंसान रक्ताक्ष अग्निहोत्री था जो उस रात रुवा के साथ बेरहमी से रात बिताया था। ये वही इंसान था जिसके सामने उस रात रुवा ने गिड़गिड़ाते हुए खुद को भक्षणे का भीख मांगा था, लेकिन उसने कोई रहम नहीं दिखाई थी। रक्ताक्ष को देख रुवा का चेहरा डर से पिला पड़ गया था। उसके आंखों के सामने वह सारा नज़ारा घूम रहा था जो उस रात रक्ताक्ष ने उसके साथ किया था। वह न सिर्फ उसके साथ रात बिताया था बल्कि उसने रुवा के दिल में डर पैदा कर दिया था। रुवा की कदम एकदम से लड़खड़ा गए। वह अपने कदम पीछे लेने को हुई कि तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। रुवा अभी भी सामने खड़े रक्ताक्ष को देखते हुए पीछे जा रही थी। उसे इस वक्त बिल्कुल ख्याल नहीं रहा था कि उसका फ़ोन बज भी रहा है। वही सामने खड़े रक्ताक्ष बस रुवा का डरी सी सहमी सी चेहरा देख रहा था। पल भर में ही उसका वह गुलाब सा चेहरा उसे देखते ही मुरझा सा गया था। रक्ताक्ष धीरे से उसके करीब बढ़कर उसके हाथ से फ़ोन छीन कर देखा। कॉल राघव का था। उसने कॉल पिक कर बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्को कहाँ हो तुम? उद्धरण चिन्ह। उधर से राघव डगमगाती आवाज में बोला, अंडरस्को रक्ता। वह, मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था, मैंने रू को भेजा है रक्ता। वह तुम लोगों को मेंशन ले आएगी, तुम जरा फ़ोन दो उसे। रुवा हैरानी से बस रक्ताक्ष को देख रही थी। उसे नहीं लगा था कि यह आदमी जो उसके साथ इतना गलत किया है वह राघव का दोस्त निकलेगा। रक्ताक्ष रुवा के बेहद करीब जाने लगा। रुवा हैरानी से बस उसे ही देख रही थी, लेकिन उसके कदम अपने आप ही पीछे जा रहे थे। रक्ताक्ष को इस तरह अचानक से सामने देख उसकी हालत ही खराब हो गया था। वह डरकर इतना घबरा गई थी कि उसे आसपास हो रही चीज़ों को समझने में वक्त लग रहा था। रक्ताक्ष की नज़रें रुवा से ज़्यादा उससे दूर जा रही रुवा की कदमों पर थी। उसने कसके रुवा का कलाई पकड़ा, फिर एक ही झटके में अपने करीब खींचा। रुवा को इसका बिल्कुल उम्मीद नहीं था और वह सीधे जाकर रक्ताक्ष के सीने से टकरा गई। वह घबराहट से जल्दी से रक्ताक्ष से अलग होने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने उसके कान के पास फ़ोन लगाया। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देख रही थी। तभी उधर से राघव ने रुवा से कहा, अंडरस्को रू, रक्ताक्ष मेरा खास दोस्त है, उसके बिहेवियर थोड़ा रूड है, तुम डरना मत बच्चा, तुम बस उसे और बाकी 2 लोगों को घर ले आना है। रुवा की होश उड़ गए थे। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रक्ताक्ष राघव का दोस्त कैसे हो सकता है। अगर है तो उसने अपने ही दोस्त के बहन के साथ इतना गलत कैसे कर सकता है। वह राघव को कुछ कह ही नहीं पाए, या यूं कहे कि उसके जुबान से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। वह एकदम से सुन्न हो गई थी। उधर से राघव ने कॉल काटा। वही रक्ताक्ष बेहद नज़दीकी से रुवा का खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था, लेकिन उसका देखने का तरीका रुवा को बहुत ही गंदा सा नजर आ रहा था। वह जल्दी से उससे अलग हो गई। वही रक्ताक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई थी। उसे अच्छे से पता था ये लड़की उसे देख इतना घबरा क्यों गई है। उसका वह घबराई सा चेहरा भी बेहद क्यूट लग रहा था। रक्ताक्ष का मन कर रहा था कि वह रुवा को अपने बाहों में फिर से दबोच ले, लेकिन इस वक्त वह दोनों एयरपोर्ट में खड़े थे। रुवा और रक्ताक्ष एक दूसरे के आंखों में देख रहे थे। रुवा की आंखों में डर और दर्द के अलावा कुछ नहीं नजर आ रहा था, और वही रक्ताक्ष की आंखें तो एकदम बेजान सी थे। वह इंसान ऐसा खड़ा था कि जैसे उसने रुवा के साथ कुछ किया ही ना हो। रक्ताक्ष, रक्ताक्ष, तुमने उस लड़की को पहचाना? तभी रक्ताक्ष को आवाज लगाते हुए उसका दोस्त नील उसके पास आया। ये राघव हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? उसके पीछे ही एक और लड़का जिसका नाम नितिन था, वह रक्ताक्ष और नील से कहते हुए आया। रुवा उन लड़कों के तरफ देखने लगी। राघव के और 2 दोस्त रक्ताक्ष के साथ ही वहां आए हुए थे। रुवा ने उन दोनों का तस्वीर अभी अभी फ़ोन में देखा था। वैसे राघव ने तीनों का तस्वीर भेजा था, लेकिन रुवा अभी रक्ताक्ष का तस्वीर देखने ही वाली थी। उतने में ही रक्ताक्ष उसके सामने ही आ खड़ा था। रक्ताक्ष के नज़र अभी भी रुवा पर ही टिकी थी। रुवा का इस तरह नील और नितिन को देखना उसे गुस्सा दिला रहा था। वह रुवा के बेहद करीब आ खड़ा, जिससे रुवा की नज़र नील और नितिन से हटकर रक्ताक्ष पर आ गया। रक्ताक्ष उसे बेहद सर्द नज़रों से देख रहा था। वही नील और नितिन की नज़र अब तक रुवा पर ही आ गया था। उसकी खूबसूरती देख उन दोनों का दिल एकदम से धड़क उठा था, और वह अनजाने में ही उसकी खूबसूरती देख आहे भर रहे थे। नील सामने आकर रुवा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अंडरस्कोर सो ब्यूटीफुल स्माइलिंग फेस, पूर्ण विराम, गर्जस।
नितिन भी रुवा के सामने आकर उसे देखते हुए कहा। वही रक्ताक्ष का ऑरा बहुत ही डार्क होते जा रहा था। वह मुड़कर उन दोनों को घूर कर देखा तो वह दोनों रुवा से 2 कदम पीछे हट गए। वही रुवा को रक्ताक्ष के आसपास रहने से भी धम घुट रहा था। वह वहां से भागकर कहीं दूर जाना चाहती थी, लेकिन वह वहां अपने भाई के लिए खड़ी थी। वह धीमी आवाज में सबसे बोली, अंडरस्को चले। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष ने कुछ नहीं कहा। वही नील और नितिन हैरानी से उससे पूछे, अंडरस्को तुम राघव की बहन रुवा हो? उद्धरण चिन्ह। रुवा ने बस सर हिला दिया। वही नील धीमी आवाज में नितिन से कहा, अंडरस्को राघव ने हमें बताया, क्यों नहीं उसकी बहन बला की खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। नितिन भी एकटक रुवा को ही देख रहा था। चाहकर भी वह दोनों रुवा से नजरें नहीं हटा पा रहे थे। रुवा मुड़कर बाहर जाने लगी। वही रक्ताक्ष मुड़कर नितिन और नील से बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को गलती से भी उस पर तुम दोनों की नजर गई तो याद रखना तुम दोनों आगे दुनिया के किसी भी लड़की को देख ही नहीं पाओगे। रक्ताक्ष फिर रुवा के पीछे चला गया। वही नितिन और नील की सिट्टी पिट्टी ही घूम हो गई थी। उन्हें समझ नहीं आया था कि रक्ताक्ष उनसे इतना गुस्से में क्यों बात की। वही नील हैरानी से जाता हुआ रक्ताक्ष को देख नितिन से पूछा, अंडरस्को नितिन, इसने अभी अभी हमसे क्या कहा? हमने राघव की बहन को ताड़ा, लेकिन यह ऐसा गुस्सा कर गया जैसे हमने इसकी ही बहन को ताड़ा हो। उद्धरण चिन्ह। नितिन भी हैरानी से रक्ताक्ष को ही देख रहा था। वह फिर नील से कहा, अंडरस्को मम, वह राघव से जुड़ी हुई हर चीज पर राघव से ज्यादा रक्ताक्ष का ही तो हक है, इसीलिए हमें धमका कर गया है। वैसे नितिन सही कह रहा था, लेकिन रक्ताक्ष का इस वक्त कहने का असली मतलब क्या था उन दोनों को समझ नहीं आया था। वह दोनों ऐसे ही रक्ताक्ष और रुवा के पीछे चले गए। रुवा अपने कार के पास आ गई थी। उसके आंखें नम थे। वह इस वक्त चिक चिक कर रोना चाहती थी, क्योंकि उस रात उसने रक्ताक्ष के बाहों में अपना सब कुछ खो दिया था। अपने वजूद पर उसने बेरहमी से दाग जो लगाया था, जिसे भूलना अब जिंदगी भर नामुमकिन था। रक्ताक्ष को देख रुवा की चेहरा पूरी तरह मुरझा सा गया था, और ऊपर से रक्ताक्ष राघव का दोस्त है ये बात उसे अंदर तक हिलाकर रख दिया था। वह खुद को इस वक्त बेहद कमजोर सी महसूस कर रही थी। तभी उसे रक्ताक्ष का खड़क आवाज सुनाई दिया, अंडरस्को ड्राइवर कहाँ है रू? उद्धरण चिन्ह। रुवा मुड़कर हैरानी से रक्ताक्ष को देखी। रक्ताक्ष के मुंह में उसे अपने लिए रू कहना अच्छा नहीं लगा था। वही रक्ताक्ष आसपास ड्राइवर को ढूंढ रहा था। तभी रुवा हकलाते हुए बोली, अंडरस्को मैं ड्राइव कर दूंगी। रक्ताक्ष रुवा के ओर देखने लगा। उसे देखकर वह लड़की हल्के से शिव कर रही थी और बार बार लड़खड़ा भी रही थी, तो इस हाल में वह ड्राइव कर पाएगी? रक्ताक्ष उसके करीब जाकर बेहद ठंडेपन से पूछा, अंडरस्को आर यू श्योर? रक्ताक्ष रुवा के बेहद करीब झुका था, जिससे उसके गर्म सांसें और उसका सख्त सा आवाज रुवा के बदन में सिहरन सा दौड़ दिया था। उसके दोनों हाथों की मुट्ठी भींच गई थी। वह अपना सर ऊपर नीचे करते हुए अपना कदम पीछे ले ली, लेकिन तभी उसका पैर स्लिप हो गया। रुवा नीचे गिरती। तभी रक्ताक्ष ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। रुवा फिर से सीधे उसके सीने से जा टकरा गई। वही रक्ताक्ष उसके मुलायम सी कमर को सहलाते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा झुकाकर रुवा को स्नीफ किया। रुवा एकदम से कांप उठी। रक्ताक्ष के बदन से आ रही वह खुशबू उस रात उसने भी महसूस किया था, लेकिन उसे इस वक्त खुद पर और रक्ताक्ष से गिन महसूस हो रहा था। वह जल्दी से रक्ताक्ष को खुद से दूर धकेल कर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। वह रक्ताक्ष को इस तरह सामने देख कितना टूटी है उसे ही पता था। वह जल्द से जल्द रक्ताक्ष के नजरों से दूर जाना चाहती थी। अब तक नील और नितिन भी वहां आ गए थे। रक्ताक्ष को रुवा पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उस लड़की ने उसे खुद से दूर धकेलने की हिम्मत जो की थी। वह जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ गया। नील और नितिन बैक सीट पर बैठ गए। वही ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए रुवा की हाथ पैर दोनों ही कांप रहे थे। ऊपर से रक्ताक्ष के सर्द नजरें वह अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। रुवा एक गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत की और कार स्टार्ट की, लेकिन उससे ठीक से चलाया नहीं जा रहा था। रक्ताक्ष अपना सर सीट को टिकाकर बस रुवा को देख रहा था। वही बैक सीट पर बैठे हुए नील और नितिन के तो होश उड़ गया था। वह डरते हुए कभी बाहर की तरफ देखते तो कभी रुवा को। रुवा का कार रॉन्ग रूट पर चल रहा था और वह बहुत ही बैडिंग से चला रही थी। ऐसा नहीं था कि रुवा को कार चलाना नहीं आता हो, लेकिन इस वक्त घबराई हुई थी। वह अपने होश में ही नहीं थी। सिस्टर, हम यहाँ मरने के मकसद से नहीं आए, प्लीज कार को स्लो और सही से चलाओ। नील गिड़गिड़ाते हुए रुवा को बोला। रुवा कार ठीक से चलाने की ही कोशिश कर रही थी, लेकिन स्टीयरिंग पर रखे हुए उसके दोनों हाथ ज्यादा ही कांप रहे थे। रक्ताक्ष चुपचाप रुवा के ओर देख रहा था। तभी नितिन ने कहा, अंडरस्को मुझे नहीं लगता हम में से कोई भी ठीक से घर पहुंचेगा। रक्ताक्ष तुम चुप क्यों बैठे हो? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष का बगल में होना, उसके नजरें अपने चेहरे पर महसूस कर रुवा बहुत ही डिस्ट्रैक्ट हो गई थी, और ऊपर से नील और नितिन बिना रुके उसे कार रोकने को कह रहे थे। वह पूरी तरह डिस्टर्ब हो चुकी थी। थोड़ी देर वह ऐसे ही बैडंग से कार चलाती रही। स्टॉप द कार। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष ने अचानक से बेहद सर्द आवाज में रुवा पर चिल्लाते हुए कहा, जिसे सुन रुवा ने जोर से ब्रेक लगाते हुए कार को रोक दिया। वह फिर अपना सर घुमाकर रक्ताक्ष के तरफ देखी। रक्ताक्ष का ऑरा बेहद सर्द था। वह कार से बाहर आकर दूर खोलकर रुवा से सख्ती से कहा, अंडरस्को बाहर आओ।
पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा उसे देखते हुए अपना सीट का बेल्ट खोलने लगी, लेकिन वह इतना कामपुटी थी कि उससे सीट बेल्ट तक खोला नहीं जा रहा था। वह रक्ताक्ष से नजरें हटाकर सीट बेल्ट खोलने की कोशिश करने लगी। रक्ताक्ष बस कोल्ड एक्सप्रेशन लिए रुवा को देख रहा था। वह फिर रुवा के बेहद करीब झुक गया। रुवा अपने में ही उलझी हुई थी, लेकिन रक्ताक्ष के करीब आने से उसके गाल रक्ताक्ष के गाल से छू गए थे और वह अपने चेहरे पर उसके गर्म सांसों को महसूस करने लगी थी। रुवा की आंखें कसके भींच गए। वह जैसे जैसे करीब आ रहा था, वैसे वैसे रुवा को रक्ताक्ष का फ्रेग्रेंस और चुभन उस रात की याद दिला रही थी। उसे बहुत तकलीफ सा महसूस हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि रक्ताक्ष के करीब रहने से उसके सांसें अब थम सी जाएंगे। वही रक्ताक्ष के तिखी नजरें रुवा की चेहरे पर ही टिकी थी। वह उसे देखते हुए ही बेल्ट खोला, फिर उसे एक ही झटके में कार से बाहर खींचा। रुवा कुछ समझ पाती उससे पहले ही रक्ताक्ष उसे लाकर पैसेंजर सीट पर बैठाया, फिर जाकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। रुवा का मन रोने का कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। वह अपने रुबाज सा चेहरे को दूसरे तरफ फेरकर बाहर की तरफ देखने लगी। चफोर रक्ताक्ष, सेव मी फ्रॉम छोटी ठाकुराइन। अब आगे। रक्ताक्ष रुवा को पैसेंजर सीट पर बैठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया था। वही बैक सीट पर बैठे हुए नील और नितिन की जान में अब जान आ गई थी, क्योंकि रुवा जिस तरह ड्राइव कर रही थी उससे तो उन्हें यही लगा था कि वह राघव के घर नहीं सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। रक्ताक्ष सामने देखते हुए ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान रुवा पर ही था। रुवा बाहर की तरफ देख रही थी, उसके आंखें नम थे। रक्ताक्ष को देख वह खुद को उस रात के बारे में सोचने से रोक नहीं पा रही थी। कार में एकदम से खामोशी चाहिए थी। नील और नितिन की नज़र बार बार रुवा पर जा रही थी। वह दोनों रुवा को देखने से खुद को रोक भी रहे थे, क्योंकि रक्ताक्ष ने उन्हें धमकी दी थी। अचानक से किसी का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। नितिन और नील ने अपना फ़ोन चेक किया। रुवा का फ़ोन उसके हाथ में था, लेकिन वह बज नहीं रहा था। तभी नितिन ने कहा, अंडरस्कोर रक्ताक्ष, लगता है तुम्हारा ही फ़ोन बज। उद्धरण चिन्ह। नितिन बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र ग्लो बॉक्स पर गई। रुवा ग्लो बॉक्स ओपन कर जो फ़ोन वाइब्रेट हो रहा था उसे उठा रही थी। नितिन और नील दोनों की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि ग्लो बॉक्स में 7 से 8 फ़ोन थे, जो सारे हाई रेट के और न्यू मॉडल के थे। रुवा ने फ़ोन चेक कर बड़बड़ाते हुए बोली, अंडरस्कोर, यह मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष ने एक नज़र फ़ोन के स्क्रीन पर शो हो रहे नंबर को देखा, फिर स्टीयरिंग पर अपना पकड़ कसते हुए कार का स्पीड बढ़ाया। रुवा कुछ सोचते हुए फ़ोन पिक कर बोली, अंडरस्कोर, आप मुझे कॉल क्यों कर रहे हैं? भाई ने आपको बताया है ना कि आपको मुझे कॉल नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। रुवा की बात सुन उधर से एक लड़का जमाई लेते हुए उससे बोरियत से कहा, अंडरस्कोर छोटी ठाकुराइन, मैंने तुम्हें तुम्हारी डांट सुनने के लिए कॉल नहीं किया, मैं ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि हमें मिस्टर एल्बर्ट का प्रोजेक्ट मिला है, तो तुम अपने भाई को बता देना। रुवा थोड़ी देर खामोश रही, फिर बेमन से हम बोलकर कॉल काट दिए। वह फ़ोन को फिर से ग्लो बॉक्स में रखने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने उसके हाथ से वह फ़ोन छीनकर अपने जेब में रख लिया। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देखने लगी। वही बैक सीट पर बैठे हुए नील और नितिन बस रुवा को देख रहे थे। रुवा के पहनावा बेहद क्लासी था। नितिन ने बड़बड़ाते हुए कहा, अंडरस्कोर वुश, क्या ही हाई मेंटेनेंस वाली लड़की है। कार में 8 फ़ोन और वह भी सबसे नया मॉडल। राघव भाई, लगता है तुमने अपनी बहन को ज़्यादा ही खराब कर दिया है। तभी नील ने कहा, अंडरस्कोर, उस लड़की की घड़ी देखा है तुमने? ये सिर्फ साधारण घड़ी नहीं है, इसकी कीमत अरबों में है। घड़ी के बैंड प्लेटिनम शीट से बने हैं और हीरे से सजाए गए हैं। इस तरह के शौके मैंने सिर्फ रक्ताक्ष में देखा था। राघव ने अपनी बहन पर रोज कितना खर्च करता है। उद्धरण चिन्ह। ऐसा नहीं था कि नील और नितिन गरीबों में से है। वह दोनों अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और वह दोनों देश के बड़े बड़े कंपनियों के मालिक भी थे, लेकिन उनका पहनावा, उनका रहने का तरीका थोड़ा सिंपल था। रक्ताक्ष से उन्हें कंपेयर ही नहीं किया जा सकता था, क्योंकि रक्ताक्ष बेहद हाई मेंटेनेंस करने वालों में से था। उसे सब कुछ परफेक्ट और लग्जूरियस चीज़ें पसंद थे। बैक सीट पर बैठे हुए नील और नितिन फुसफुसाते हुए बातें कर रहे थे। उनकी नज़र अब रक्ताक्ष पर टिकी थी और वह उसके बारे में ही बातें कर रहे थे। तभी नितिन ने नील के कान के पास जाकर फुसफुसा कर बोला, अंडरस्कोर नील, तुम्हें नहीं लगता आज ये प्राणी कुछ बदला बदला सा लग रहा है? नील ने हामी भरते हुए कहा, अंडरस्कोर, मैं भी इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। कल रात से इसने हम पर चिल्लाया नहीं, मतलब इसका गुस्सा फूटा ही नहीं। नितिन ने कहा, अंडरस्कोर नील, तुम्हें नहीं लगता राघव और रक्ताक्ष के बीच कुछ तो पक रहा है? उद्धरण चिन्ह। नील अपने टुली रब करते हुए कुछ सोचने को हुआ कि तभी उनकी नज़र ठाकुर मैंशन पर गई। रुवा अभी भी हैरानी से रक्ताक्ष को देख रही थी, जो उसके फ़ोन को छीनकर अपने जेब में रखा था। रक्ताक्ष का ऑरा बेहद सर्द और गुस्सैल एक्सप्रेशन से भरा था, जिस वजह से उस लड़की के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल रहा था। रक्ताक्ष ने कार रोका। रुवा जल्दी से कार से बाहर जाकर अंदर भाग गई। रक्ताक्ष ने उसे एक नज़र भागता हुआ देखा, फिर कार से बाहर आकर उसके पीछे ही अंदर चला गया। मैंशन में माहौल इस वक्त बेहद औकाद था। वही मिष्टी अपने आंखों में नमी लिए नीचे देखते हुए खड़ी थी। वही उसके सामने एक मिडिल एज की औरत उसे ताने भरी लहजे में बोली, अंडरस्कोर, तुमको समझ नहीं आता क्या? हम कितनी बार बोले हैं कि नीचे मत आया करो, अपने कमरे में ही रहा करो।
उद्धरण चिन्ह। मिष्टी की आंखों से आंसू बह गए। तभी वह औरत उसी लहजे में आगे बोली, अंडस्को शादी अब तक हुई नहीं और मालकिन के सारे हक जताने लगी है। उद्धरण चिन्ह। मिष्टी रोते हुए बोली, अंडस्को बुआ जी, मैं वो। उद्धरण चिन्ह। मिष्टी का गला भर आया था। वही मिष्टी को रोता देख वह औरत जो राघव की बुआ थी वह बोली, अंडस्को लो, हो गई शुरू, बस तुम्हारी यह नौटंकी देखो। पता नहीं राघव ने तुम में ऐसा क्या ही देखा, ना घरवालों का पता है और ना ही कोई खानदान का। अनाथ लड़की को लाकर घर में रख दिया। बुआ जी की कड़वी बातें सुन मिष्टी की आंखें दर्द से भींच गए थे। तभी उसे रूवा की गुस्सैल आवाज सुनाई दी, अंडस्को मैं हूँ, उनका परिवार, उनका खानदान, मिल गया जवाब आपको। उद्धरण चिन्ह। रुवा डोर के पास ही अपने दोनों हाथों को फोल्ड कर खड़ी थी और वह एकटक बुआ को घूर रही थी। रुवा की बात सुन रुवा की बुआ राशि का हाव भाव बदल गए थे। वही रुवा के पीछे ही रक्ताक्ष, नील और नितिन भी आ खड़े थे। रक्ताक्ष बिना भाव के बस सामने का नज़ार देख रहा था, तो वही नील और नितिन सॉफ्ट हार्टेड इंसान थे। उन दोनों ने बुआ की कड़वी बातें भी सुन लिया था। नितिन ने कहा, अंडस्को क्या हो रहा है यहाँ? ये औरत हमारी होने वाली भाभी को डांट क्यों रही है? उद्धरण चिन्ह। नील ने कहा, अंडस्को वैसे यह औरत कौन है? रुवा को देख राशि की चेहरे के हाव भाव एकदम से नर्म पड़ गए थे। वह थोड़ा झिझकते हुए बोली, अंडस्को छोटी ठाकुराइन। उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से उसे घूरते हुए बोली, अंडस्को मैंने मिष्टी भाभी को इस घर की ठकुराइन होने का पूरा अधिकार दिया है। आपका कोई हक नहीं बनता इन पर इस तरह सुनाते हुए नीचे दिखाने का। उद्धरण चिन्ह। राशि बुआ की दांत भींच गए थे, लेकिन वह अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए अपना सर हाँ में हिलाते हुए वहां से चली गई। वही मिष्टी रोते हुए जाकर रुवा के गले लगते हुए बोली, अंडस्को लाडो प्लीज प्लीज, मेरी वजह से उनसे ना झगड़ी करो। रुवा गुस्से से इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए मिष्टी से पूछी, अंडस्को भाई कहाँ है भाभी? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी उससे अलग होकर उसे कुछ कहने को हुई कि तभी उन्हें राघव अपने कलाई में घड़ी ठीक करते हुए नीचे आते हुए दिखा। उसकी नज़र रुवा और मिष्टी पर ही टिकी थी। वह नीचे आते हुए बोला, अंडस्को छोटी ठाकुराइन, आपने हमारी होने वाली बेगम को ऐसे पकड़ रखा है। रुवा बेहद गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से राघव को घूर कर देखी तो राघव सीढ़ियों से लगभग फिसल कर नीचे गिरने को हुआ, लेकिन वह संभालते हुए खड़ा हुआ। राघव का हालत देख रक्ताक्ष के होंठ हल्के से मुड़ गए थे। वह फिर रुवा को देखने लगा। वही रुवा मिष्टी को सोफे पर बैठा दिया। मिष्टी का रुवास सा चेहरे देख राघव उसके पास आते हुए बोला, अंडस्को क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। रुवा बोली, अंडस्को आपको मैंने कहा था ना भाई कि अपनी हरकतें संभाल के रखनी है। भाभी को ताने मारने बुआ जी सिर्फ वजह ढूंढती रहती है और आप उन्हें वजह दे भी देते हैं। राघव को समझ नहीं आया था कि उसकी बहन कहना क्या चाह रही है। वह उससे पूछा, अंडस्को रू बच्चा मैंने क्या किया ये तो बताओ। रुवा अपने कमर पर दोनों हाथ रखकर राघव को घूरने लगी। तभी राघव को रक्ताक्ष दिखा तो वह जल्दी से उसके पीछे छुपते हुए बोला, अंडस्को रक्ताक्ष सेव मी फ्रॉम दिस छोटी ठाकुराइन। राघव को इस तरह रक्ताक्ष के पीछे जाकर छुपता देख रुवा के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। वह रक्ताक्ष को एक नज़र देख वह अपने भाई को देखने लगी। चफाइव डोंट शाउट रू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बिल्कुल सही किया क्योंकि तुम मेरी हो। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। अब आगे। रक्ताक्ष एकटक बिना भाव के रुवा को देख रहा था। रुवा की नज़र रक्ताक्ष पर नहीं अपने भाई राघव पर था, लेकिन वह अपने चेहरे पर रक्ताक्ष की गहरी नज़रें महसूस जरूर कर रही थी। उसे अंदर ही अंदर अजीब सा दर्द महसूस हो रहा था। रक्ताक्ष ने सख्ती से कहा, अंडस्को कीप मी अवे फ्रॉम द सिबलिंग्स फाइट राघव, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मुझे इस भाई बहन के झगड़े से दूर रखो राघव। रक्ताक्ष बोल तो राघव से था, लेकिन उसकी नज़रें रुवा पर ही टिकी थी। उसका जवाब सुन राघव का मुंह बन गया। वह फिर उसके सामने आकर लाचारी से उसका नाम लिया, अंडस्को रक्ता। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह पूछा, अंडस्को वेयर इज माई रूम? उद्धरण चिन्ह। राघव ने सर हिलाया, फिर मुड़कर रूप से बोला, अंडस्को बच्चा, इन तीनों को रूम तक छोड़ाओ। रुवा को देखते हुए रक्ताक्ष का अपर लिप हल्के से मुड़ा। वह फिर भारी भारी कदमों के साथ रुवा के करीब जाने लगा। रुवा को उसे देखने भर से जितना डर लग रहा था उतना ही उसे उस पर गिन भी आ रहा था। वह फिर बिना कुछ कहे उसे रूम दिखाने चली गई। वही नील को मिष्टी के लिए बुरा लग रहा था। वह बोला, अंडस्को बाय भाभी, हम बाद में मिलते हैं। राघव की आंखें छोटी हो गई। तभी नितिन उसके कंधे पर टैप करते हुए बोला, अंडस्को बहुत भूख लग रही है, चलो मेरे लिए कुछ खाने का इंतजाम करो। राघव ने सख्ती से कहा, अंडस्को पहले जाकर फ्रेश तो हो जाओ। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। नितिन उसे घूर कर देखा, फिर पैर पटकते हुए नील के पीछे चला गया। हाल में अब मिष्टी और राघव ही रह गए थे। राघव का ऑरा एकदम से सर्द हो गया था, लेकिन वह जल्दी से अपने चेहरे के हाव भाव को ठीक कर मिष्टी के बेहद करीब गया। मिष्टी का चेहरा एकदम से मुरझा सा गया था और कुछ आंसू के बूंदे अभी भी उसके गाल पर ठहरे हुए थे। राघव धीरे से मिष्टी की कान के पास झुककर बेहद धीमी आवाज में कहा, अंडस्को क्या बुआ ने तुम्हें ज्यादा सुना दिया?
उद्धरण चिन्ह। मिष्टी ने अपना सर झुकाए बैठी थी, वह बिना राघव के तरफ देखे ही अपना सर हिला दी। राघव का एक हाथ की मुट्ठी भींच गए, वह मिष्टी की करीब बैठकर उसके ठुड्डी उठाकर उसके चेहरे को देखा। मिष्टी की मासूम सा चेहरा आंसुओं से भर गया था। राघव ने कहा, अंडस्को इतने मोटे मोटे आंसू। उद्धरण चिन्ह। मिष्टी अपनी खूबसूरत सी ग्रीन आई से राघव को मासूमियत से देखने लगी। राघव उसके आंसू पोंछते हुए मिष्टी की मुलायम सी होंठों पर किस करा। मिष्टी की आंखें बड़ी हो गईं। वही राघव हल्के से हंसते हुए उसके माथे पर किस किया, फिर उसके गाल को सहलाते हुए कहा, अंडस्को सॉरी बेबी, मुझे तुम्हें कॉफ़ी बनाने के लिए कहना ही नहीं चाहिए था, जबकि मुझे पता था कि बुआ जी बस तुम्हें। उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी बात पूरा करता उससे पहले ही मिष्टी ने कहा, अंडस्को कोई बात नहीं राघव जी, वह बड़ी है और तुम मेरी पत्नी हो। जब मैं ही तुम्हारे ऊपर कभी आवाज़ नहीं उठाता तो फिर किसी को भी तुम्हारे सामने आवाज़ उठाने का हक नहीं है। बुआ भी नहीं, राघव ने गुस्से से कहा। मिष्टी मासूमियत से अपने पलके झपकाते हुए राघव को देखने लगी। तभी राघव ने कहा, अंडस्को जाकर फ्रेश होकर आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। मिष्टी हाँ में सर हिलाते हुए उठकर अपने रूम के तरफ चली गई। मिष्टी की जाते ही राघव का चेहरा डार्क हो गया। वह गुस्से से अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल किया। उधर से 2-3 रिंग में कॉल पिक हुआ। तभी राघव ने गुस्सैल आवाज में कहा, अंडस्को अंकल आप कहाँ हैं? उद्धरण चिन्ह। उधर से मिडिल एज का आदमी जिसका नाम राज था, जो राशि का पति था, वह बोला, अंडस्को क्या हुआ राघव? दरअसल मैं काम के सिलसिले में उदयपुर आया हूँ, क्या कुछ जरूरी बात करनी है? उद्धरण चिन्ह। राघव ने ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को जयपुर आते ही अपनी बीवी को संभालो अंकल, उनसे कहो कि वह मेरी पत्नी के साथ अच्छे से बर्ताव करे, वरना आपको तो पता ही है मैं किसी पर भी दया नहीं दिखाता। उधर से राज अपने माथे पर छूट रही पसीना पोंछ रहा था। वह बोला, अंडस्को हाँ राघव, मैं उसे अभी समझा देता हूँ। राघव ने गुस्से से कॉल काटा। वही राज राशि को कोसते हुए अपने मन में बोला, अंडस्को क्यों यह औरत इन भाई बहनों के साथ भिड़ना चाहती है? अभी बस राघव ने कॉल किया है और थोड़ी देर बाद रू कॉल करेगी मुझे धमकाने, क्या करूं तुम्हारा राशि? उद्धरण चिन्ह। राज ने लाचारी में आह भरा। ठाकुर मैंशन। रुवा और रक्ताक्ष के पीछे ही नील और नितिन गए थे। रुवा ने पहले उन दोनों को रूम दिखाया, फिर रक्ताक्ष को एक मास्टर बेडरूम के पास ले गई। रुवा ने एक नज़र रक्ताक्ष को देखी, फिर रूम की तरफ इशारा की जैसे कह रही हो कि यह रूम उसका है। रक्ताक्ष को रूम में नहीं रुवा को देखने में इंटरेस्ट था। वह रुवा के करीब जाते हुए भारी आवाज में कहा, अंडस्को मेरा रूम कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देखी, वह उसके रूम के सामने ही तो खड़ी है। वह थोड़ा पीछे हटते हुए बोली, अंडस्को ये रहा। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष वैसे ही रुवा के करीब जाते हुए कहा, अंडस्को मम लेकिन मुझे ये रूम कुछ खास नहीं लगा। रुवा मुड़कर रूम को देखी। ये हवेली का सबसे सुंदर कमरा था जो राघव ने पूरा ध्यान से रक्ताक्ष के लिए रेडी करवाया था। रक्ताक्ष अभी भी रुवा के करीब जा रहा था और रुवा को जैसे जैसे रक्ताक्ष के गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे, वैसे वैसे रुवा की कदम पीछे जा रहे थे। रुवा उससे दूर हटने की चक्कर में रक्ताक्ष के उस रूम में आ गई थी। वह दूर जाते हुए बोली, अंडस्को अगर आपको ये रूम पसंद नहीं आया तो आप भाई से बात कर लीजिए। रुवा इतना बोलकर वहां से जाने को हुई कि तभी रक्ताक्ष उसके कमर को कसके पकड़कर अपने करीब खींचा। रुवा जाकर रक्ताक्ष के सीने से जा लगी। वही रक्ताक्ष एक ही झटके में रूम का डोर क्लोज कर रुवा को डोर को टिका कर खड़ा किया, फिर उसके इर्द गिर्द अपना हाथ रखकर रुवा के बेहद करीब झुका। रुवा अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर बस रक्ताक्ष को देखने लगी थी, क्योंकि रक्ताक्ष ये सब बहुत ही जल्दी जल्दी में किया था। रुवा फिर जल्दी से उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को क्या कर रहे हैं आप मुझसे दूर रहिए। रक्ताक्ष उसके ऊपर लिन होकर उसके लिटों को छूने को हुआ कि तभी रुवा उसका हाथ झटका कर बोली, अंडस्को डोंट टच मी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा के आंखें नम हो गए थे। रक्ताक्ष का इतना करीब आना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह अभी तक उस रात की इंसिडेंट से उभरी नहीं थी। रक्ताक्ष का ऑरा एकदम से सर्द हो गया था। वह उसके चेहरे को कसके पकड़कर ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उद्धरण चिन्ह। रुवा रोते हुए पहले उसके हाथ से अपना चेहरा छुड़वा कर गुस्से से बोली, अंडस्को कौन है आप? मेरे भाई के दोस्त होते हुए भी आपने उस रात मेरे साथ उतना गलत किया? क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करते हुए मेरे साथ रात बिताया? क्यों एक ही रात में मेरी जिंदगी बर्बाद किया? उद्धरण चिन्ह। डोंट शाउट रू। रक्ताक्ष गुस्से से दीवार पर एक जोरदार पंच मारते हुए चिल्लाया। रुवा एकदम से सिहर गई, लेकिन उसके आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। वही रक्ताक्ष उसके होंठों के बेहद करीब झुककर फुसफुसा कर मगर ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को अगली बार मुझ पर चिल्लाने की गलती मत करना रू, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना बुरा इंसान हूँ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। आप गिरे हुए भी है रक्ताक्ष। रुवा ने अपनी दबी हुई आवाज में मगर गुस्से से बोली। रक्ताक्ष एकटक रुवा को देख रहा था। अचानक से उसके होंठ मुड़ गए और वह रुवा के चेहरे को अजीब तरह से छूने लगा। रुवा अपना चेहरा इधर उधर घुमाते हुए रक्ताक्ष को खुद से दूर धकेलने को हुई, लेकिन रक्ताक्ष को हिलाना भी उसके लिए नामुमकिन था। वह रोते हुए बोली, अंडस्को प्लीज लीव मी।
पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा अपना चेहरा ढककर जोर जोर से रोने लगी। रक्ताक्ष रुक तो गया लेकिन वह रुवा से 1 इंच भी दूर नहीं हटा। वही रुवा रोते हुए बोली, अंडस्को आप कैसे इंसान है भाई, आपको कितना अच्छा समझते हैं और आप। उद्धरण चिन्ह। रुवा बोल ही रही थी कि उसे रक्ताक्ष की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। वह अपने हाथ हटाकर रक्ताक्ष को देखने लगी। उसका हंसी बेहद भयानक था और ऐसा लग रहा था कि रक्ताक्ष उस पर और उसकी कही हुई बात पर हंस रहा है। वही रक्ताक्ष एकदम से अपने हंसी को रोककर रुवा के चेहरे पर अपने गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, अंडस्को अच्छा, मैं अच्छे के लिए नहीं बुरे के लिए जाना जाता हूँ रुवा, और तुम्हारा भाई मेरी अच्छाई से ज़्यादा मेरी बुराई जानता है। रुवा एक टक ना समझी में रक्ताक्ष को देखने लगी। उसकी यह बात रुवा को बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। वह रूंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को आपने उस रात मेरे साथ बहुत गलत किया रक्ताक्ष। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसके एक गाल को अपने हथेली में भरकर उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब लाकर बेहद ठंडे लहजे में बोला, अंडस्को और उस गलती के लिए मुझे कभी अफसोस नहीं होगा। रुवा नम आंखों से उससे बोली, अंडस्को मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूंगी रक्ताक्ष, आपने तो मेरे वजूद पर, मेरे बदन पर बिना मेरे इजाज़त के अपना चाप छोड़कर आपने गुनाह किया है। आप तो माफ़ी के लायक भी नहीं है। रक्ताक्ष का हाथ अभी भी रुवा के गाल पर था और रुवा की एक एक बात भी उसे गुस्सा दिला रहा था। उसका पकड़ भी रुवा के गाल पर कस रहा था। वह अपने दांत टटोरते हुए बोला, अंडस्को रक्ताक्ष अग्निहोत्री किसी से माफ़ी नहीं मांगता रू, मैंने जो तुम्हारे साथ किया वह बिल्कुल सही किया क्योंकि तुम मेरी हो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष की आखिरी लाइन सुनकर रुवा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वह उसे खुद से दूर धकेलते हुए बोली, अंडस्को आपका दिमाग खराब हो गया है, क्या बोल रहे हैं आप दूर रहिए मुझसे। रक्ताक्ष हल्के से मुस्कुराते हुए उसे डोर के तरफ पुश करते हुए उसके गाल पर किस किया, फिर रुवा के होंठों पर बेरहमी से अपने होंठों को घुमाने लगा। वही रुवा छटपटाते हुए उसके पकड़ से अलग होने की कोशिश कर रही थी। वही रक्ताक्ष उसके टुडी को कसके पकड़कर अपने होंठों के करीब उसका चेहरा लाकर सख्ती से बोला, अंडस्को मैंने कहा तुम मेरी हो, और खबरदार मेरे अलावा तुम्हारे करीब कोई आया तो तुम्हारा कहर नहीं समझी। उद्धरण चिन्ह। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देखते हुए रो रही थी। वह उसे खुद से दूर धकेल कर चिल्लाते हुए बोली, अंडस्को आपका मुझ पर कोई हक नहीं सुना आपने। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष अपना गर्दन मसलते हुए रुवा को बोरियत से देखा, फिर अपने शर्ट के स्लीव्स को फोल्ड करते हुए उसके बेहद करीब आकर कहा, अंडस्को अगर रोना धोना हो गया हो तो जाकर मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना लाओ। रुवा की दांत भींच गए। वह गुस्से से अपना मुंह फेर कर रूम का डोर लॉक खोलने को हुई लेकिन दूर बाहर से बंद लग रहा था। रुवा दूर नॉक करते हुए आवाज लगाए, अंडस्को कोई है भाई ये दूर लॉक हो गया है भाई। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष रुवा को देख रहा था। वह उसके करीब जाकर उसके कान में धीरे से बोला, अंडस्को मम मेरी यह मासूम रुवा बेवकूफ़ भी है। उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से रक्ताक्ष को घूरने लगी। तभी रक्ताक्ष उसके होंठों पर टैप करते हुए बोला, अंडस्को ये रूम साउंड प्रूफ है रू, चाहे जितना भी चिल्लाओ तुम्हारा आवाज बाहर नहीं जाएगी। रुवा पहले रक्ताक्ष का हाथ हटाई, फिर उसे खुद से दूर धकेलकर बालकनी में भाग गई। वही रक्ताक्ष की आंखें छोटी हो गई थी। वह जल्दी से उसके पीछे भागा लेकिन सामने का नज़ार देख उसका ऑरा एकदम से डार्क हो गया और गुस्से से उसके मुंह से रुवा का नाम निकला, चसिक्स रक्त, लेकिन उस पर हक सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो तुम। अब आगे। रक्ताक्ष का रूम बाहर से अपने आप ही लॉक हो गया था, जिस वजह से रुवा बालकनी में भाग गई थी। रक्ताक्ष को कुछ समझ नहीं आया था कि रुवा बालकनी में क्यों भाग गई है। वह भी उसके पीछे भागा लेकिन सामने का नज़ारा देखकर वह अपने जगह में ही जम गया। एकदम से उसके सांसें भी अटक गए थे और उसका ऑरा भी एकदम सर्द और डार्क हो गया था। वही रुवा रेलिंग के उस पार खड़ी थी, लेकिन पैरों में उसने हाई ऊंची एड़ी के जूते हिल्स पहना था, जिस वजह से वह लड़खड़ा रही थी। अगर गलती से भी उसका पैर जरा सा भी स्लिप होता तो उसका बचना ही नामुमकिन था, क्योंकि वह इस वक्त तीसरी मंजिल पर खड़ी थी। उसे ऐसे देख रक्ताक्ष का मानो दिल ही मुंह में आ गया हो। वह धीरे से उस लड़की के करीब जाने को हुआ, लेकिन अचानक से उस लड़की का पैर मुड़ गया तो रुवा का बैलेंस ही बिगड़ गया। रुवा संभाल के। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष ने बेहद गुस्से से चिल्लाया। उसका आवाज बेहद सर्द था लेकिन वह आवाज डगमगा सा था। रुवा कसके रेलिंग को पकड़कर बालकनी के पास में ही पिट किए हुए पाइप तक गई। वैसे वह इतना बड़ा रिस्क लेना नहीं चाहती थी, लेकिन रक्ताक्ष के करीब रहने से उसका दम घुट रहा था। वह इंसान उसे उस रात दबोच कर खा चुका था। उस रात वाली इंसिडेंट के बाद रुवा को अपनी जिंदगी भी बोझ सी लगने लगी थी। वह इतना डिफेक्ट हो चुकी थी कि उसने रक्ताक्ष के बारे में जानना या फिर उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की थी। वह ये तक जानने की कोशिश नहीं की थी कि रक्ताक्ष ने उसके साथ ऐसा किया क्यों। वह सब कुछ भूल कर उस इंसिडेंट से उभरना चाहती थी, लेकिन आज वह इंसान उसके सामने आ खड़ा था। रक्ताक्ष उससे माफ़ी मांगने या फिर गलती को मानने उसके सामने नहीं आया था। वह उस गुरूर के साथ खड़ा था कि उसने रुवा के साथ जो कुछ भी किया वह सब सही है, और ऊपर से वह दावा कर रहा था कि रुवा रक्ताक्ष अग्निहोत्री की है। रुवा को रोना आ रहा था। वह एक पल ही सही रक्ताक्ष के नज़रों से दूर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने अपनी जान की भी बिना परवाह किए पाइप के सहारे नीचे जाने की फैसला की थी।
रक्ताक्ष का खून खौल रहा था। वह जल्दी से उसके करीब जाने को हुआ तो रुवा ने चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्कोर, आप गलती से भी मेरे करीब मत आइएगा रक्ताक्ष, मैं गिर जाऊंगी यहाँ से और इसकी जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे। रक्ताक्ष की जबड़ा कस गया, उसकी हाथों की मुट्ठी इतना भींच गए थे कि उसकी नाखून ही उसकी हथेली में चुभ रहे थे। वहीं नीचे राशि अपने पति के साथ फोन में बात करते हुए गार्डन की तरफ जा रही थी। उसका चेहरा चिढ़ा हुआ था क्योंकि उधर से राज उसे डांटे जा रहा था, लेकिन तभी उसे रुवा की आवाज़ सुनाई दी थी तो वह रुककर आसपास देखी। उसे रुवा नजर नहीं आई। वह फिर आगे बढ़ने को हुई लेकिन उसकी कदम अपने आप रुक गए और वह मुड़कर ऊपर के ओर देखी। रुवा का एक हाथ रेलिंग पर था और दूसरा पाइप पर। वह धीरे से रेलिंग से अपना हाथ हटा रही थी। राशि की आंखें एकदम से बड़ी हो गई थी लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर बेहद कुटिल मुस्कान बिखर गया। राशि, राशि तुम मेरी बात समझ रही हो ना? उधर से राज ने कहा। राशि का ध्यान राज की बातों में नहीं, रेलिंग पकड़कर झूल रही रुवा पर था। वह कॉल काटकर नीचे पाइप को देखी, फिर टेढ़ी स्माइल करते हुए अंदर चली गई। रक्ताक्ष हैरानी से रुवा को देख रहा था। वह धीरे से बिना रुवा के नजरों में आए ही उसके करीब बढ़ने लगा। रुवा रेलिंग को छोड़कर अब पाइप को चिपक गई थी। डर और घबराहट से रुवा का भी हालत खराब था लेकिन वह अब रिस्क ले चुकी थी। रक्ताक्ष का जान में जान नहीं था। वह यही सोच रहा था कि एक बार ये लड़की सही सलामत नीचे उतर जाए फिर उसका क्या नहीं। रुवा धीरे से नीचे जाने को हुई कि तभी उसे वह पाइप हिलता हुआ महसूस हुआ। वह डर कर नीचे देखने को हुई लेकिन तभी वह पाइप जोर से हिलने लगा। रुवा डरते हुए रक्ताक्ष के ओर देखने लगी। रक्ताक्ष का ऑरा बेहद डार्क हो गया था। उसे देखने भर से ही रुवा कांप उठी। वह रोते हुए अपने आंखें कसके बंद कर वैसे ही उस पाइप के सहारे नीचे जाने लगी। वह जैसे जैसे नीचे जाने की कोशिश कर रही थी वैसे वैसे वह पाइप ज्यादा ही हिलने लगा था क्योंकि नीचे उसकी बुआ उसे मौत के कुएं में धकेलने के लिए खुरापाता चालू कर चुकी थी। राशि इस वक्त उस बड़े से पाइप के दूसरे साइड में खड़ी थी और उसके सामने एक सर्वेंट खड़ा था जो उस पाइप को कट कर रहा था। वैसे उस सर्वेंट को या राशि को रुवा नजर नहीं आ रही थी क्योंकि वह दूसरे हिस्से में खड़े थे जहां उस पाइप को जॉइंट किया गया था। वह सर्वेंट बस अपना काम कर रहा था लेकिन राशि की चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान था। वह अपने सामने हिलती हुई पाइप को देख अपने मन में बोली, अंडरस्को सुबह सुबह उस भिखारी की तरफदारी करते हुए मुझे सुना रही थी ना? अब देखो मैं तुम्हें कैसे मौत का घाट उतारती हूँ। रक्ताक्ष को कुछ गड़बड़ा सा लग रहा था। वह जल्दी से रेलिंग के सहारे कूदने को हुआ। उतने में ही उसे पाइप टूटने की आवाज़ सुनाई दी। वही रुवा रुक गई थी लेकिन कुछ समझ पाती उससे पहले ही उसके हाथ पाइप से छूट गया और वह नीचे गिरने को हुआ। रुवा, उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसका नाम गुस्से से चिल्लाते हुए कूदकर रुवा का एक हाथ कसके पकड़कर फुर्ती से दूसरे हाथ से रेलिंग को पकड़ लिया। रुवा डर से चिल्ला उठी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। अब नज़ार देखने में डरावना हो गया था क्योंकि रक्ताक्ष और रुवा दोनों ही हवा में झूल रहे थे। वही रुवा का चिक सुन राशि की चेहरे पर बेहद शातिर मुस्कान बिखरा गया था लेकिन वही वह सर्वेंट डर कर रुक गया था। वह जल्दी से बाहर आकर देखा तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। वह जल्दी से राघव को आवाज लगाते हुए अंदर भाग गया। वही राशि भी बाहर आ गई थी लेकिन रुवा को अभी भी ना गिरता देख उसकी दांत भींच गए थे। रुवा डरते हुए कभी नीचे देखती तो कभी रक्ताक्ष का हाथ कसके पकड़कर उसे देखती। वह आदमी इस वक्त बेहद गुस्से से ऐसे घूर रहा था जैसे वह आंखों में ही उसका कत्ल कर डालेगा। उद्धरण चिन्ह। तभी रुवा के कान में राघव का जोरदार मगर डर से डगमगा रही आवाज सुनाई दी। रुवा जल्दी से नीचे देखी। राघव, मिष्टी, नील और नितिन राशि सब नीचे खड़े हैरानी से रुवा और रक्ताक्ष को देख रहे थे। राघव को देखते ही रुवा का रोना तेज हो गया। वह रोते हुए बोली, अंडरस्को भाई, मैं गिर जाऊंगी, प्लीज मुझे आकर बचा लीजिए। भाई, भाभी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। मिष्टी डर कर रोने लगी थी। वह राघव से बोली, अंडरस्को राघव, आप खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? जायरू को बचा लीजिए राघव जी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। राघव भागते हुए रक्ताक्ष के रूम के तरफ भागा। रक्ताक्ष गुस्से से तमतमा रहा था। वह रुवा को एक ही झटके में ऊपर खींचा तो वह लड़की उसके बेहद करीब आ गई और जल्दी से रक्ताक्ष के गले में अपने बाहें लपेटकर उससे चिपक गई। रक्ताक्ष का एक हाथ रुवा के कमर में कस गया। वह पूरा जोर देते हुए रेलिंग पर खड़े होने की कोशिश की लेकिन रुवा को लेकर वह चढ़ नहीं पा रहा था। वह रुवा से बोला, अंडरस्को अपना हाथ रेलिंग पर रखो। रुवा उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर उसे कसके पकड़ी हुई थी। उसकी बात सुन वह धीरे से उसके ओर देखी। तभी रक्ताक्ष ठंडे लहजे में बोला, अंडरस्को जो कहा है वह जल्दी से करो रू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा धीरे से एक हाथ आगे बढ़ाकर रेलिंग को पकड़ी, फिर रेलिंग पर खड़े होने की कोशिश करने लगी। रक्ताक्ष उसे कमर से अभी भी पकड़ा हुआ था। वह उसे रेलिंग पर चढ़ाकर खुद भी उसके पीछे ही चढ़ गया। वही रुवा जल्दी से बालकनी में कूद गई लेकिन इस दौरान उसके सैंडल रक्ताक्ष के हाथ को टच कर गई जिससे रक्ताक्ष का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया और उस लड़की की वजह से वह फिर से झूलने लगा। रुवा जल्दी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, अंडरस्को रक्ताक्ष, आप मेरे हाथ पकड़िए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वह लड़की उसके तरफ हाथ बढ़ाई। रक्ताक्ष उसे गुस्से से घूर रहा था। इस लड़की की वजह से ही वह नीचे झूल रहा था। वह भी फिर से उसने रुवा का हाथ नहीं पकड़ा या यूं कहे कि उसे किसी की सहारे की जरूरत नहीं थी।
वह एक ही झटके में रेलिंग पर खड़े होकर बालकनी में कूद गया। रुवा डर कर पीछे हट गई थी। वही रक्ताक्ष का ऑरा बेहद सर्द हो गया था। वह रुवा का बाजू कसके पकड़कर अपने करीब खींचा, फिर गुस्से से उस पर हाथ उठाता। तभी राघव अंदर आते हुए चिल्लाया, रक्ताक्ष नहीं! पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष का हाथ हवा में ही रह गया था, लेकिन वह अभी भी गुस्से से रुवा को देख रहा था। रुवा को इस तरह नीचे गिरता देख उसका हालत किस हद तक खराब हुआ था वह बयां भी नहीं कर सकता था। वही रुवा जोर जोर से रोते हुए अपने बाजू से रक्ताक्ष का हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी। वह इंसान उस पर हाथ कैसे उठा सकता है? रक्ताक्ष गुस्से से उसे दूर धकेल कर अपने हाथ को रेलिंग को दे मारा। वही उसके धकेलने से रुवा धड़ाम से नीचे गिरने को हुई कि तभी राघव ने उसे पकड़ लिया। भाई! रुवा उसके गले लगकर जोर जोर से रोने लग गई। राघव भी ज्यादा ही घबरा गया था, लेकिन उसे इतना यकीन था कि रक्ताक्ष उसे नीचे गिरने नहीं देगा। रुवा पूरी तरह राघव से चिपक कर रो रही थी। वही रक्ताक्ष के सर्द नजरें अब राघव पर टिकी थी। राघव रुवा का पीठ सहलाते हुए उसे शांत करने लगा था, लेकिन जैसे ही उसे अपने चेहरे पर किसी की नजरें महसूस हुई तो वह अपना सर उठाकर रक्ताक्ष को देखा। रक्ताक्ष उसे बेहद गुस्से से देख रहा था। तभी वहां रुवा को आवाज लगाते हुए मिष्टी भागते हुए आए। लाड़ो! पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा राघव से अलग होकर उसके पास गई। वही मिष्टी हैरानी से रुवा का पूरा चेहरा छूते हुए उसके हाथ पैर को ध्यान से देखने लगी, कहीं रुवा को चोट तो नहीं आई। वही राघव की नज़र अभी भी रक्ताक्ष पर टिकी थी। रक्ताक्ष को इतना गुस्से से देखता देख वह उसके पास जाकर बोला, अंडस्को वह मेरी बहन है रक्ताक्ष। पूर्णविराम। रक्ताक्ष की दांत भींच गए। वह दांत टटोरते हुए बोला, अंडस्को लेकिन उस पर हक सिर्फ मेरा है, उससे दूर रहो तुम। राघव की बाहें तन गए। वह गुस्से से उसके तरफ पॉइंट कर कुछ कहता। रक्ताक्ष उसे इग्नोर कर रूम में चला गया। रुवा मिष्टी की गले लगकर खड़ी थी, लेकिन उसकी नज़र जाते हुए रक्ताक्ष पर ही टिकी थी। रक्ताक्ष जाकर वॉशरूम का डोर धड़ाम से बंद किया। सब ने एक नज़र वॉशरूम के तरफ देखे, फिर एक एक कर रूम से बाहर चले गए। रक्ताक्ष इतना गुस्से में क्यों है वहां खड़े राघव के अलावा किसी को समझ ही नहीं आया था। वही राशि अभी भी नीचे खड़ी थी। उसे लगा था आज छोटी ठाकुराइन का काम ही थमामा हो गया, लेकिन नहीं, रक्ताक्ष ने उसे बचा लिया था। वह अपना पैर पटकते हुए अंदर चली गई। दोपहर का वक्त। सभी लोग इस वक्त डाइनिंग एरिया में थे, बस वहाँ रक्ताक्ष और रुवा नहीं आए थे। राघव आसपास रुवा को ढूंढते हुए मिष्टी से पूछा, अंडस्को मिष्टी, रुवा बच्चा ठीक तो? उद्धरण चिन्ह। वह बिल्कुल ठीक है राघव जी, मैंने उसे लंच के लिए बुलाया भी है, वह आती ही होगी। मिष्टी राघव को खाना परोसते हुए बोली। राघव सर हिलाकर एक नज़र रक्ताक्ष के रूम के तरफ देखा। रक्ताक्ष भी अभी तक नहीं आया था। वह कुछ सोचते हुए उठते हुए बोला, अंडस्को मैं रक्ताक्ष को बुला लाता हूँ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वह जाने को हुआ कि तभी नील उसे रोकते हुए बोला, अंडस्को उसकी ज़रूरत नहीं है, वह खुद ही आ गया। राघव मुड़कर नील को देखा। नील उसे सीढ़ियों के पास देखने का इशारा किया। राघव ने मुड़कर देखा। रक्ताक्ष अपना फ़ोन स्क्रॉल करते हुए उनके पास ही आ रहा था। राघव बैठकर अपना खाना खाने लगा। वही रक्ताक्ष भी आकर चेयर पर बैठा। उसने एक नज़र सबकी ओर दौड़ाया। उसे रुवा नजर नहीं आई तो वह मुड़कर राघव की ओर देखा। राघव का मुंह अब फूला हुआ था। वह उसे इग्नोर कर खाना खाने लगा। ये देख रक्ताक्ष उठने को हुआ कि तभी उसे राघव की आवाज़ सुनाई दी, रू आ जाओ, मेरे होने वाली बीवी ने तुम्हारे पसंद का ही बहुत कुछ बनाया है। राघव की बात सुन रक्ताक्ष ने मुड़कर देखा। रुवा हल्के से मुस्कुराते हुए वही आ रही थी, लेकिन रक्ताक्ष को देखते ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। रक्ताक्ष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुड़कर अपना खाना खाने लगा। वही रुवा आकर बैठने को हुई, लेकिन बदकिस्मती से उसके लिए चेयर रक्ताक्ष के बगल में ही खाली मिला। वह थोड़ा झिझकते हुए आसपास देखी, तभी मिष्टी उठकर उसे रक्ताक्ष के बगल में ही बैठाते हुए बोली, अंडस्को लाड़ो, तुम बैठो, मैं सर्व करती हूँ। रुवा एक नज़र रक्ताक्ष को देखी। रक्ताक्ष उसके तरफ देख नहीं रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान उस लड़की पर ही था। 7 रात मेरे साथ बिताकर शादी किसी और से करना चाहती हो? अब आगे डाइनिंग एरिया। ना चाहते हुए भी रुवा को रक्ताक्ष के बगल में ही बैठना पड़ा था। मिष्टी इस वक्त उसके प्लेट में खाना परोस रही थी, लेकिन रुवा का ध्यान रक्ताक्ष पर था। उसके बगल में बैठने से उस लड़की की बदन को रक्ताक्ष के बदन से आ रही वह खुशबू टकरा रही थी, जो उसे अजीब तरह से बेचैन करते हुए अंदर ही अंदर दर्द दे रहा था। रक्ताक्ष का फ्रेग्रेंस बेहद मदहोश करने वाला था, लेकिन उस रात के इंसिडेंट से रुवा को उससे नफरत सी हो गई थी। उसे इस वक्त बार बार वह रात याद आ रही थी, जिसे भूलने के लिए वह हर पल अंदर ही अंदर तरस रही थी। रुवा उस रात रक्ताक्ष के सामने कितना गिड़गिड़ाई थी, लेकिन ये पत्थर दिल इंसान उसके साथ बेरहमी से सारे हदें पार कर दिया था। और आज तो उसने उस पर हाथ उठाने की भी कोशिश की थी। सब कुछ याद कर रुवा का दिल बैठे जा रहा था। वह स्पून को कसके पकड़कर प्लेट में बस टिक टिक करने लगी। सब खाना खा रहे थे, लेकिन रुवा का इस तरह आवाज़ करने से सबकी नज़र उस पर ही टिक गई। तभी राघव ने कहा, अंडस्को क्या हुआ बच्चा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? उद्धरण चिन्ह। रुवा अपना सर ऊपर कर राघव को देखी, फिर स्पून साइड में रखकर बोली, अंडस्को भाई मेरा मन नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी।
वहां हर कोई रुवा के तरफ देख रहा था, लेकिन रक्ताक्ष बस अपना खाना खा रहा था। रुवा अपने चेयर से उठने को हुई कि तभी उसे महसूस हुआ रक्ताक्ष ने उसकी कलाई को कसके पकड़ा है। वह रुक कर ना समझी में रक्ताक्ष को देखी। रक्ताक्ष उसकी तरफ देख ही नहीं रहा था, लेकिन उसका हाथ रुवा के मुलायम सी हथेली को अब दबाते हुए उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसा रहा था। रुवा के दांत भींच गए। वह अपना हाथ छुड़वाते हुए रक्ताक्ष को घूरने लगी। तभी मिष्टी रुवा का चेहरा अपने तरफ घुमाकर मासूमियत से पूछी, अंडरस्कोर लारो, तुम्हें मेरा बनाए हुए खाना पसंद नहीं आया? मैं तुम्हारे लिए कुछ और बना दूं? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी का मासूम सा चेहरा देख रुवा लाचारी में अपना सर हिलाते हुए बोली, अंडरस्कोर नहीं भाभी, आपके हाथ से बने हुए हर डिश मुझे पसंद है। आप बैठिए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। मिष्टी बोली, अंडरस्कोर तुम भी बैठो ना। उद्धरण चिन्ह। लाचारी में रुवा को बैठना पड़ा। वही मिष्टी जाकर राघव के बदल में बैठ गई। वही रुवा रक्ताक्ष को घूरते हुए धीरे से बोली, अंडरस्कोर लीव माई हैंड। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष ने बिना कुछ कहे बिना उसकी तरफ देखे ही उसका हाथ छोड़ दिया। रुवा ने जल्दी से 2-3 टिश्यू पेपर लिया, फिर रक्ताक्ष घूरते हुए अपना पूरा हाथ साफ किया। उसके हरकत से रक्ताक्ष के होंठ मुड़ गए थे, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं, या यूं कहे कि रक्ताक्ष हमेशा कम ही बोला करता था। वही राघव मिष्टी का इंट्रोड्यूस देते हुए नील, नितिन और रक्ताक्ष से बोला, अंडरस्कोर गाइज मीट माई वुड बी वाइफ मिष्टी। मेरी होने वाली पत्नी मिष्टी से मिलिए। मिष्टी मुस्कुराते हुए उन तीनों को हेलो बोली, अंडरस्कोर हेलो। पूर्णविराम। रक्ताक्ष ने बस सर हिला दिया। तभी नील और नितिन ने भी मिष्टी से अपना परिचय दिया और नील ने आगे कहा, अंडरस्कोर मम, हमने फैसला कर लिया। उद्धरण चिन्ह। राघव की आईब्रोज सिकुड़ गए। वह पूछा, अंडरस्कोर क्या? उद्धरण चिन्ह। यही कि नितिन और मैं शादी के सारे रिटल्स में भाभी के साइड होंगे। नितिन ने जवाब में कहा। तो राघव ने मुंह बिगाड़ लिया। वह बोला, अंडरस्कोर हूँ। साला दल बदलू आदमी, अभी तो 5 मिनट भी नहीं हुआ है और दोस्त को ही भूल गए। उद्धरण चिन्ह। नील और नितिन उसे घूरते हुए बोले, अंडरस्कोर तुम्हारे साइड में तुम्हारी बहन और रक्ताक्ष है ना? उद्धरण चिन्ह। राघव ने कहा, अंडरस्कोर क्या बहन, क्या रक्ताक्ष, ये दोनों तो। उद्धरण चिन्ह। राघव अपनी बात बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि रक्ताक्ष और रुवा एक साथ उसे कोल्ड लुक देते हुए घूर रहे थे। राघव अपने दांत दिखाते हुए चुप हो गया। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी, उसकी जिंदगी में उसका अपना कोई नहीं था। और रही बात राघव और रुवा की, माँ बाप की मौत के बाद फैमिली के नाम से उनके लिए वही दोनों थे। रक्ताक्ष राघव को इग्नोर कर रुवा को एक नज़र देख उसके प्लेट को देखा। वह लड़की चुन चुन कर खा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसने मुश्किल से बस अब तक एक या दोने वाला खाया हो। धीरे धीरे सारे अपना खाना खत्म कर उठकर लिविंग एरिया में चले गए। अब वहां रक्ताक्ष और रुवा ही बचे थे। रक्ताक्ष का खाना भी खत्म हुआ था, लेकिन वह देखना चाहता कि रुवा थोड़ा सा खाना खाने कितना वक्त लेगी। वही रुवा को उसकी नज़रें अपने चेहरे पर महसूस हो रहे थे, जिस वजह वह जल्दी से अपने हाथ धोने को हुई कि तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गई। वह हैरानी से अपना सर घुमाकर रक्ताक्ष को देखी। रक्ताक्ष रुवा के थाई पर हाथ रखकर हल्के हल्के से दबा रहा था। रुवा गुस्से से उसका हाथ हटाने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने कहा, अंडरस्कोर जब तक पूरा खाना नहीं खा लेती तब तक तुम यहाँ से हिलोगी भी नहीं। रुवा गुस्से से उसके तरफ पॉइंट कर बोली, अंडरस्कोर हाथ हटाए रक्ताक्ष। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के होंठ मुड़ गए। वह बेहद सेंशुअली अपना हाथ इधर उधर घुमाते हुए सैडिक्टिव टोन में बोला, अंडरस्कोर तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसे पहली बार तो नहीं छू रहा। रक्ताक्ष की लास्ट लाइन सुन रुवा का खून खौल गया। वह लगातार उसके हाथ को हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन रक्ताक्ष का एक उंगली भी उससे हिला नहीं गया। वह गुस्से से रक्ताक्ष का कॉलर पकड़कर दांत पीसते हुए बोली, अंडरस्कोर आई सेड लीव। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के आंखें कसके बंद हो गए थे। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी कॉलर पकड़ने की? वह गुस्से से अपना चेहरा मसलते हुए अपने आंखें झट से खोलकर रुवा का टुडी को कसके पकड़ा। रुवा का चेहरा दर्द से भींच गया। वह उसका कॉलर छोड़कर रक्ताक्ष का हाथ अपने टुडी से हटाने छटपटाने लगी। तभी रक्ताक्ष गुस्से से अपने बात चबाते हुए बोला, अंडरस्कोर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे? उद्धरण चिन्ह। वह अपने बात चबाते हुए बोल ही रहा था कि रुवा दर्द से रोने लग गई, क्योंकि उसके मुलायम से गाल रक्ताक्ष के सख्त हाथों में कस गए थे। रक्ताक्ष गुस्से उसका चेहरा झटका कर सख्ती से बोला, अंडरस्कोर फिनिश योर लंच। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा को समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान उसके साथ इतना जबरदस्ती करते हुए हक से बात क्यों कर रहा है। वह प्लेट साइड में रख कर उठने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने सर्द आवाज में कहा, अंडरस्कोर सुना नहीं तुमने मैंने अभी अभी क्या कहा? उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से उस पर चिल्लाने को हुई कि तभी रक्ताक्ष उसे फटकते हुए चेयर पर वापस बैठाया। रुवा का चेहरा दर्द से भींच गया। वह कराहते हुए ही उससे गुस्से से बोली, अंडरस्कोर आप होते कौन है मुझ पर इस तरह गुस्सा करने वाले? मैं खाऊं मरूं आपको इससे क्या रक्ताक्ष? आपने तो उस रात मेरे साथ रात गुजार कर अपना हवस मिटा लिया ना, फिर यह क्या जबरदस्ती है? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के होंठ मुड़ गए। वह उठकर रात्रि के प्लेट में खाना परोसा, फिर उसके बेहद करीब बैठते हुए बेहद ठंडेपन से बोला, अंडरस्कोर मैं तुम्हारा कौन हूँ, क्या लगने वाला हूँ, ये तुम्हारा अभी जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है रू। और रही बात हवस का, वह एक रात में मिटता कहा है रुवा।
मुझे तुम पूरी जिंदगी के लिए चाहिए अपना हवस मिटाने। तुम मेरी बात मानो या ना मानो, तुम्हारे साथ मेरी जबरदस्ती ऐसे ही जारी रहेगी। रुवा अपने आंखें बड़ी बड़ी कर रक्ताक्ष को ही देखने लगी थी। उसे यह आदमी बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था वह आखिर उसका पीछे क्यों पड़ा है। वह गुस्से से बोली, अंडस्को कुछ दिन बाद भाई के साथ साथ मेरी भी शादी हो रही है, सुना आपने? मैं किसी और की हूँ। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष की हाथों की मुट्ठी बन गई। आज से 1 मंथ बाद राघव और मिष्टी के साथ रुवा के भी शादी तय हुई थी। ऐसा नहीं था कि यह बात रक्ताक्ष नहीं जानता हो, लेकिन रुवा के मुंह से सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा था। वह रुवा के ऊपर झुककर बेहद तंज भरी लहजे में बोला, अंडस्को रात मेरे साथ बिताकर शादी किसी और से करना चाहती हो? तुम्हें क्या लगता है मैं यह शादी होने दूंगा? अगर हो भी गया तो तुम्हें लगता भी है कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ूंगा? लोग तुम्हें मेरा रखेल ही क्यों ना कहे, लेकिन तुम मुझसे आजदा नहीं होगी रुवा। तुम्हारी इस बदन पर अभी भी मेरे दिए हुए निशान होंगे। तुम्हें मेरे अलावा कोई छुएगा नहीं और मैं छूने भी नहीं दूंगा, समझी? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष की हर एक शब्द बेहद गिरे हुए थे, जो इस वक्त किसी कंजर की तरह रुवा को चुभ भी रही थी। रुवा किस हद तक अंदर सी टूट गई, इसका रक्ताक्ष को अंदाज ही नहीं था, या यूं कहे कि उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। रुवा को उसकी वजह से खुद की बदन से ही गिना रही थी। वह गिन भरी नजरों से ही रक्ताक्ष को देख बोली, अंडस्को आप कितना गिरे हुए इंसान है रक्ताक्ष। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। वह झुककर रुवा के गाल पर ठहरे हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, अंडस्को तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना गिरा हुआ हूँ। अब ये सब छोड़ो, अपना लंच खत्म करो। रुवा उसका हाथ झटका कर चुपचाप बैठ गई। रक्ताक्ष थोड़ी देर खामोश रहा, फिर वह रुवा के कान में धीरे से कहा, अंडस्को खा रही हो या मैं तुम्हें किस कर दूं? उद्धरण चिन्ह। रुवा दूर हटकर उसे हैरानी से देखने लगी। वही रक्ताक्ष अपने निचले होंठों को काटते हुए बेहद सेडिक्टिव टोन में बोला, अंडस्को मेरा किस किस हद तक वाइल्ड होता है तुम्हें तो अभी भी याद होगा ही। हम उद्धरण चिन्ह। रुवा का मन कर रहा था कि वह रक्ताक्ष का खून कर दे। वह उसे इग्नोर कर खाना खाने लगी। रक्ताक्ष के होंठ हल्के से मुड़ गए। वह चुपचाप उसे देखने लगा। रुवा का भूख ही मर गया था, लेकिन वह फिर भी दबा दबा कर खा रही थी, और रुवा मन ही मन रक्ताक्ष को गालियां भी दे रही थी। थोड़ी देर बाद वह जबरदस्ती खाना निगलते हुए बोली, अंडस्को आई एम डन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा जल्दी जल्दी से पानी पीने लगी। तभी रक्ताक्ष उठकर एक और रोटी उठाकर उसके थाली में रख दिया तो रुवा के मुंह से पानी उछल गए और खांसने लग गई। उसने मुश्किल से खाना कैसा खाया है उसे ही पता था, और रक्ताक्ष उसे एक और रोटी दे रहा है। रक्ताक्ष उसका पीठ सहलाते हुए सख्ती से कहा, अंडस्को आराम से रू। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से उसका हाथ झटका कर रोटी को घूरते हुए बोली, अंडस्को ये क्या है? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह उसे घूरते हुए बोला, अंडस्को तुम्हें दिख नहीं रहा ये रोटी है? उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से उससे बोली, अंडस्को मैंने जरूरत से ज्यादा खा लिया है, अब मुझे जाने दीजिए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा उठने लगी तभी रक्ताक्ष ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुवा का मन कहीं दूर भाग जाने का कर रहा था। यह आदमी जितना उसे हट कर रहा था उतना ही तंग भी। वह रोते हुए बोली, अंडस्को अब क्या है, छोड़िए मेरा हाथ। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उठकर उसके गाल पर किस किया, फिर उसके नाक पिंच कर चला गया। रुवा की दांत भींच गए थे। वह अपने गाल साफ करते हुए गुस्से से रूम के तरफ भाग गई। लिविंग एरिया में इस वक्त राघव, मिष्टी, नील और नितिन थे। लंबे सफर की वजह से नितिन और नील थक गए थे। नील उठकर सबसे बोला, अंडस्को गुड नाइट गाइज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। तभी नितिन बोला, अंडस्को जब तक शाम नहीं होगा तब तक मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा प्लीज। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए वह दोनों अपने अपने रूम के तरफ चले गए। वहीं उनके जाने के बाद मिष्टी राघव से बात कर रही थी, लेकिन उसकी नज़र रक्ताक्ष पर गई जो उनके पास ही आ रहा था। वह राघव से बोली, अंडस्को राघव जी मुझे कुछ काम याद आया, मैं रूम में जा रही हूँ। वह रूम के तरफ चली गई। वही रक्ताक्ष राघव को एक नज़र देखकर उसके बगल में रखे हुए सोफे पर बैठ गया। राघव ने आसपास देखा, फिर उसके करीब बैठकर बोला, अंडस्को तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसे अजीब नज़रों से देखने लगा। चैट ये दर्द कैसा लगा रू? तुम्हें इसी तरह के दर्द चाहिए या फिर रक्ताक्ष का रुवा को सताना? अब आगे। रक्ताक्ष अपने बगल में आ बैठे राघव को अजीब नज़रों से देखने लगा था। राघव ने सवाल भी तो उससे अजीब ही पूछा था। रक्ताक्ष का देखने का तरीका देख पहले तो राघव को समझ नहीं आया, लेकिन अगले ही पल उसे रियलाइज हुआ कि उसने सवाल ही कुछ गलत ढंग से पूछा है। वह रक्ताक्ष से थोड़ा दूरी बनाकर बैठते हुए कहा, अंडस्को अहम मेरा मतलब तुम इतना शांत क्यों हो? तुम्हें याद भी है मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया क्यों है? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष का एक आईब्रो रेंज हुआ। वह घूर कर राघव को देखने लगा। क्योंकि राघव का पूछने का टोन थोड़ा बॉसी टाइप था, वही राघव का मुंह बन गया। वह अपने में ही बड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को इस इंसान से सिंपल बात को भी डील करना मुश्किल है। हो। उद्धरण चिन्ह। राघव अपना सर उठाकर रक्ताक्ष को देख एक सिल्ली स्माइल पास की ग्रिन, फिर सीरियस होते हुए कहा, अंडस्को मैं नहीं चाहता कि मेरी बहन किसी चिंपांजी से शादी करे। कुछ भी करो बस मेरी बहन की शादी तुड़वा दो रक्ता।
रक्ताक्ष बिना कुछ कहे अपने चेहरे पर एकदम जीरो एक्सप्रेशन लिए उसे देख रहा था। वह राघव को जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा। वह उठकर अपना बॉडी स्ट्रेच करा, फिर सीधे अपने रूम के तरफ चला। उसे ऐसे इग्नोर करता देख राघव के दांत भींच गए थे। वह अपने माथा पीटते हुए बोला, अंडस्को यह आदमी इससे कुछ भी कहना और कुएं में कूदना दोनों एक ही है। राघव उठकर बाहर चला गया। वही थोड़ी दूरी पर राशि खड़ी थी, जो राघव की बात सुन गुस्से से तमतमा रही थी। वह जल्दी से फोन निकाला कर किसी का नंबर डायल की। उधर से 2-3 रिंग में कॉल पिक हुआ। राशि बोली, अंडस्को चिराग @ 2,47,186। राशि ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन उधर से चिराग नाम का लड़का गुस्से से कहा, अंडस्को मैं बहुत जल्द जयपुर आ रहा हूँ। चिराग ने कॉल काटा। वही राशि की चेहरे पर बेहद कुटिल मुस्कान आ गया। रुवा का रूम। रुवा के रूम में इस वक्त जोर जोर से घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। रुवा बिना किसी म्यूजिक के नृत्य कर रही थी, या यूं कहे कि वह अपने दर्द और गुस्से से को नृत्य करने के बहाने बयां कर रही थी। रुवा का चेहरा और पूरा शरीर अब तक पसीने से भीगा था और आंखों में सिर्फ गुस्सा झलक रहा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे बेहिसाब दर्द भी छिपा था। वह दर्द जिसे रक्ताक्ष ने एक अंधेरे कमरे में अंधेरे रात में दिया था। वह दर्द जो खुद के बदन को उस दिन मैला होने से बचा नहीं पाई थी। रुवा को अपने ही बदन से नफरत सी हो गई थी। जब भी वह रक्ताक्ष को देखती तो उसे अपने ही बदन के साथ जीना बोझ सा लगने लगा था, या यूं कहे कि उसे दम घुटने लगा था। रुवा इस वक्त जितना तेजी से नाच रही थी, उतने ही तेजी से घुंघरू की आवाज भी गूंज रही थी और उनमें बांधी गई पीतल की घंटियां भी गिरते जा रहे थे। नाचते हुए रुवा के दोनों पैर उन घंटियों की नोक से जख्मी हो रहे थे, लेकिन इसका होश रुवा को था कहाँ। उसके पैर अब तक खून से सनने लगे थे, लेकिन रुवा अपने ही धुन में नाचते जा रही थी। वह बीच बीच में लड़खड़ा रही थी, क्योंकि घुंघरू से गिरे हुए बहुत सी घंटियां एक एक कर उसके आसपास ही फैल गए थे और रुवा को वह घंटियां चुभते हुए चोट भी पहुंचा रहे थे, या यूं कहे कि कुछ कुछ घंटियां तो अब उसके पैर में ही चिपक गए थे। इस वक्त रुवा को बिल्कुल होश नहीं था। वह बस उस रात की यादें अपने जहन से मिटाना चाहती थी, लेकिन यह मुमकिन नहीं था। रक्ताक्ष उसके अंदर खुद को समाते हुए उसके रूह में शामिल हो गया था। रुवा बिना रुके बस डांस कर रही थी। वही कोई था जो बेहद सर्द नजरों से उसे और उसके पैरों में लगी चोटों को देख रहा था। रुवा के पैर से बह रही खून को देख उस इंसान का जबड़ा कस गया था। वह कोई और नहीं रक्ताक्ष ही था, जो डोर को टिक कर एक टक रुवा को देख रहा था। थोड़ी देर बाद रक्ताक्ष रुवा को गुस्से से घूरते हुए उसके करीब गया। रुवा अभी भी नाच रही थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र रक्ताक्ष की सर्द नज़रों से जा मिली तो वह रुक गई, लेकिन अचानक से रुकने से वह लड़खड़ाते हुए धड़ाम से नीचे गिर गई। रक्ताक्ष चाहे तो रुवा को गिरने से बचा सकता था, लेकिन उसने उसे गिरने से बचाया नहीं। वही रुवा दर्द से कराहते हुए अपना सर ऊपर कर रक्ताक्ष को देखी। रक्ताक्ष की नजरें उसके चेहरे पर नहीं, सिर्फ उसके पैर में लगी हुई चोट पर था, वहां से बह रही खून पर था। वह रुवा के सामने अपने घुटनों के बल बैठकर अपना गर्दन रगड़ते हुए कहा, अंडस्को अगर तुम्हें दर्द सहना इतना ही पसंद है तो मुझे बता देती रू, मैं तुम्हें तुम्हारे पसंद के तकलीफ देते दर्द से तड़पा देता। उद्धरण चिन्ह। रुवा की दर्द से चिक निकल गई, क्योंकि रक्ताक्ष गुस्से से उसके पैर पर चूबी घुंघरू की घंटी को हटाने की बजाय और जोर से दबाने लगा था। रुवा की दर्द भरा चिक सुन रक्ताक्ष के होंठ मुड़ गए। वह अपना हाथ पीछे लेते हुए संकीपन से पूछा, अंडस्को ये दर्द कैसा लगा रू? तुम्हें इसी तरह के दर्द चाहिए या फिर? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष अपना सवाल अधूरा छोड़कर अपने जेब से गन निकाला। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देखने लगी। तभी रक्ताक्ष गन को उसके तरफ पॉइंट करते हुए कहा, अंडस्को मम आई थिंक तुम्हारे लिए एक बुलेट काफी है, इसमें काम हो जाएगा रू, क्यों सही कह रहा हूं ना? उद्धरण चिन्ह। रुवा दर्द से कराहते हुए रोने लगी थी और डरते हुए उससे पीछे भी हट रही थी। रक्ताक्ष के चेहरे पर अब कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी मुंह से निकल रही एक एक शब्द रुवा को डर से कांपने पर मजबूर कर रहा था। रक्ताक्ष थोड़ी देर रुवा का दर्द भरा चेहरा देखा, फिर एक गहरी सांस लेते हुए उसके तरफ हाथ बढ़ाते हुए कोल्ड वॉइस में बोला, अंडस्को हाथ दो अपना। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। रुवा ऐसे ही उससे दूर हटती रही, लेकिन उसने रक्ताक्ष के ओर अपना हाथ नहीं बढ़ाया। वह उसकी गंदी चुभन को अभी भी अपने बदन के हर एक हिस्से में महसूस करती थी और इससे उसे गिन भी आता था। वह रक्ताक्ष को देखना तक पसंद नहीं करती थी, तो वह उसका हाथ कैसे पकड़ती? रक्ताक्ष का हाथ हवा में ही रह गया। उसने रुवा को बेहद कोल्ड लुक देते हुए अपने हाथ का मुट्ठी भींचा, फिर एक ही झटके में रुवा का पैर बेरहमी से पकड़कर उसे अपने तरफ खींचा। रुवा सीधे जाकर उसके सीने से टकरा गई, लेकिन रक्ताक्ष की इस हरकत से उसे बहुत दर्द हुआ था। वह रोते हुए उससे अलग होने को हुई, लेकिन रक्ताक्ष ने उसे अपने गोद में उठा लिया। रुवा को उसके बदन से आ रही खुशबू से भी नफरत हो गई थी। वह अपना सर एक तरफ कर उसके सीने में जोर जोर से मारते हुए छटपटाते हुए बोली, अंडस्को क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे आपकी चुभन से सख्त नफरत है, छोड़िए मुझे। पूर्णविराम। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के दांत भींच गए। वह रुवा को बेड पर फेंककर एकदम से उसके ऊपर आते हुए गुस्से से कहा, अंडस्को चुप, एकदम चुप। जितना शांत रहोगी उतना तुम्हारे लिए ठीक रहेगा रुवा, वरना। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देख रही थी, जो उसके साथ हद से ज्यादा बेरहमी से पेश आ रहा था, या यूं कहे कि किसी जानवर की तरह बर्ताव कर रहा था। रुवा उसे खुद से दूर धकेलने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से से बोली, अंडस्को वरना क्या कर लेंगे आप?
उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के होंठ हल्के से मूड गए। वह रुवा का चेहरा कसके पकड़कर बेहद वार्न भरी लुक देते हुए बेशर्मी से कहा, अंडरस्को वही जो उस रात किया था। रुवा के आंखों से आंसू जर बहने लगे। उसके ऊपर लेटे हुए वह इंसान इतना बेरहम क्यों है? क्यों उस मासूम के सामने जरा भी इंसानियत नहीं दिखा रहा है? रक्ताक्ष बिना भाव के रुवा के दर्द और आंसुओं से भरा चेहरा देखा, फिर उससे अलग होकर उसके पैर को देखा। घुंघरू की घंटियां चुभने से रुवा के दोनों पैर खून से सने हुए थे। रक्ताक्ष को बिल्कुल समझ भी नहीं आ रहा था कि रुवा को चोट लगी तो कहाँ लगी। वह पहले उसके पैर में चुभी हुई घुंघरू की घंटियां निकाला। मुझे दर्द हो रहा है। रुवा रोते हुए उठकर बैठ गई। दर्द से उसका एक हाथ बेडशीट में कस गया था तो दूसरा रक्ताक्ष के हाथ में, क्योंकि वह इंसान बिल्कुल सॉफ्ट नहीं था। तभी रक्ताक्ष उसे घूरते हुए तंज भरी लहजे में कहा, अंडरस्को नाचते वक्त तुम्हें ये ख्याल नहीं आया? रुवा रोते हुए उससे थोड़ा दूर होने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने ठंडेपन से आगे कहा, अंडरस्को डोंट मूव रुवा। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा डर से अपने जगह में जम गई। वही रक्ताक्ष उस घूरते हुए ही उठकर फर्स्ट एड बॉक्स लाकर पहले रुई से उसके पैर को साफ करने लगा। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा दर्द से करहाने लगी। उसका करहाना सुन रक्ताक्ष रुक गया, लेकिन उसका रुवा को घूरना बंद नहीं हुआ था। वही रुवा बोली, अंडरस्को आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा उसके हाथ से रुई लेने को हुई, लेकिन रक्ताक्ष ने उसका हाथ झटकाया, फिर से उसका पैर साफ करना लगा। रुवा अभी भी कराह रही थी, लेकिन रक्ताक्ष अब आराम से कर रहा था। रुवा के पैरों में कई जगह घुंघरू की घंटियां चुभने से कटा चुके थे। रक्ताक्ष ने उसे एक नज़र घूरा, फिर उसके पैर पर ऑइंटमेंट लगाकर पट्टी करा। रुवा को अब थोड़ा रिलीफ फील हो रहा था। वही रक्ताक्ष फर्स्ट एड बॉक्स साइड में रखकर रुवा के बगल में आकर लेट गया। रुवा हैरानी से उसे ही देखने लगी। यह उसका रूम था तो रक्ताक्ष यहाँ क्यों लेट गया? वह गुस्से से पूछी, अंडरस्को आप यहाँ क्यों लेट गए? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसे अपने बेहद करीब खींचा, फिर उसके चेहरे पर गिरे हुए लटों को कान के पीछे सरकाते हुए बोला, अंडरस्को मुझे अपने रूम में मन नहीं लग रहा है इसीलिए तुम्हारे रूम में तुम्हारे बेहद करीब आ गया। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रक्ताक्ष रुवा के होंठों के करीब बढ़ गया, लेकिन रुवा का चेहरा गुस्से से भर गया था। चेन्नई, हम दोनों के बीच वही सब दोबारा होगा जो उस होटल रूम में हुआ था। अब आगे। रुवा का रूम। रक्ताक्ष इस वक्त रुवा के बेड पर लेटा हुआ था। वही रुवा उसके बाहों में छटपटाते हुए उसके ऊपर ही लेटी थी। रक्ताक्ष की नज़र इस वक्त रुवा की मुलायम सी होंठों पर थी और वह धीरे धीरे अपने होंठों को उसके होंठों के करीब बढ़ने भी लगा था। लेकिन रुवा का चेहरा गुस्से से भर गया था। वह उसके सीने में मारते हुए बोली, अंडरस्को आप ये क्या कर रहे हैं? बार बार मेरे करीब आते हुए मुझे तंग क्यों कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। रक्ताक्ष छोड़िए, वरना मैं भाई को सब बता दूंगी। रुवा की लास्ट लाइन सुनकर रक्ताक्ष रुक गया। वही रुवा अपने बाजू को छुड़वाने की नाकाम कोशिश करते हुए गुस्से से आगे बोली, अंडरस्को भाई ने मुझे कहा कि आप मुझे जानते हैं, फिर भी आपने उस रात मेरे साथ जबरदस्ती की। भाई आपको फैमिली से ज़्यादा मानते हैं, लेकिन आप उनकी ही बहन के साथ घटिया हरकतें कर गए और अभी भी कर रहे हैं, तो मैं भाई को सब बताकर। पूर्णविराम। रुवा गुस्से से अपनी बात पूरा कर ही रही थी कि तभी रक्ताक्ष ने उसे अपने आप से चिपकाकर फिर एक ही झटके में उसे लेकर पलट गया। रुवा अब उसके और बेड के बीच में फंस गई थी। वही रक्ताक्ष उसके चेहरे के बेहद करीब झुकते हुए उसके होंठों पर टैप कर कहा, अंडरस्को वैसे तुम्हें अब तक रोका किसने था? उद्धरण चिन्ह। रुवा गुस्से से उसका हाथ झटका कर कुछ बोलने को हुई कि तभी रक्ताक्ष उसके उंगलियों में अपने उंगलियां फंसाकर बेड पर दबाते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को रक्ताक्ष अग्निहोत्री किसी के बाप से भी नहीं डराता, और तुम्हारा भाई वह तो मेरे हर एक जुल्म में शामिल है। बोलते हुए रक्ताक्ष धीरे से रुवा के होंठों को अपने होंठों के गिरफ्त में ले लिया। वही रुवा की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई थी। उसे रक्ताक्ष की लास्ट लाइन कुछ ठीक से समझ नहीं आया था। वह छटपटाने को हुई कि तभी उसे अपने पैरों में दर्द महसूस हुआ तो उसकी आंखें कसके भींच गए। रक्ताक्ष उसे एकटक देखते हुए बिना रुके चूमे जा रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द देख वह अपना किस सॉफ्ट करते हुए उसे लेकर धीरे से पलट गया, जिससे रुवा एकदम से उसके ऊपर आ गई। लेकिन उसे अब रोना आ रहा था। वह रक्ताक्ष का चेहरा तक भी देखना नहीं चाहती, लेकिन रक्ताक्ष उसके करीब आने का एक मौका नहीं छोड़ रहा था। रक्ताक्ष उसके होंठों को पूरी तरह अपने मुंह में भर लिया था, जिससे कुछ ही मिनटों में रुवा की सांसें फूलने लगे। वह रोते हुए छटपटाने लगी तो रक्ताक्ष को बेमन से उसके होंठों को रिहा करना पड़ा, लेकिन वह अजीब तरह से रुवा की हथेलियों को सहलाते हुए उसके गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर बेहद वाइल्ड किस करने लगा। वह बेरहमी से काट भी रहा था और ऊपर से प्यार से चूम भी रहा था। रुवा की सांसें उखड़ सी गए थे। वह जोर जोर से सांस लेते हुए रक्ताक्ष को खुद से अलग कर बोली, अंडरस्को आप जाए यहाँ से। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसकी बात को इग्नोर कर वैसे ही लेटा रहा। रुवा को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह उठने को हुई कि तभी रक्ताक्ष बेहद सर्द आवाज में बोला, अंडरस्को भूलो मत, तुम्हारे पैर में चोट आई है। अगर मेरे किए हुए पट्टी पर जरा सा भी खून बहा तो याद रखना हम दोनों के बीच वही सब दोबारा होगा जो उस होटल रूम में हुआ था।
रक्ताक्ष का आवाज बेहद सर्द था और ऊपर से रुवा को उस दिन की इंसिडेंट अब किसी बुरे सपने की तरह डरवाना लगने लगा था। उस रात का जिक्र सुनकर वह डर गई। रुवा सहमी नजरों से एक दफा अपने पैरों को देखी, फिर रक्ताक्ष को देखने लगी। रक्ताक्ष की नज़र अब सीलिंग पर टिकी थी, लेकिन उसे अपने चेहरे पर रुवा की नज़रें महसूस हो रहा था। वह अपना सर घुमाकर रुवा को देखा। रुवा बेहद मासूम मगर डरी हुई लग रही थी। रक्ताक्ष फिर उसके करीब खिसकने लगा तो रुवा जल्दी से बेड से नीचे उतर गई, लेकिन वह दर्द से कराहते हुए धड़ाम से नीचे गिर गई। वही रक्ताक्ष का दांत भींच गए थे। उसने अभी अभी रुवा को वार्न दिया था कि भूलो मत, तुम्हारे पैर में चोट लगी है, लेकिन वह लड़की उसकी बात माने तब ना। रक्ताक्ष उठकर रुवा के करीब गया। पैरों पर जोर देकर उठने की वजह से रुवा के पैर पर की हुई बैंडेज धीरे धीरे खून से भरने लगा था। रुवा दर्द से कराहते हुए अपने पैरों को देख रही थी, लेकिन रक्ताक्ष को अपने करीब आता देख वह झट से अपने पैरों को छुपाकर जल्दी से बोली, अंडरस्को मैं ठीक हूँ। रक्ताक्ष से कुछ भी छुपाना आसान नहीं था। रुवा ने अपने पैरों को तो छुपा लिया था, लेकिन फर्श पर लगी हुई खून की धब्बे, उस पर उसका ध्यान ही नहीं गया था। रक्ताक्ष अपने घुटनों की बल बैठकर एक नज़र रुवा का रुवाज सा चेहरा देखा, फिर फर्श पर लगी हुई खून को देखते हुए बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडरस्को पैर दिखाओ। उद्धरण चिन्ह। रुवा खुद में ही सिकोड़ते हुए पीछे सरक कर बोली, अंडरस्को मैंने कहा ना आपको, मैं ठीक हुआ, आप जाए यहाँ से। रक्ताक्ष अपना गर्दन रब करते हुए फर्श पर लगी हुई खून को छूते हुए ठंडे लहजे में बोला, अंडरस्को मैंने कुछ कहा तुमसे। उद्धरण चिन्ह। रुवा हैरानी से रक्ताक्ष को देख रही थी। उसे रक्ताक्ष का ऑरा देख बहुत डर लग रहा था। वह ज्यादा जिद न किए अपने पैरों को दिखाए। रक्ताक्ष ने एक नज़र उसे देखा, फिर उसके पैर का पट्टी चेंज करने लगा। रुवा को रक्ताक्ष बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। वह उस पर चिल्लाते हुए उसे हटकर तो रहा था, लेकिन वह उसका केयर भी कर रहा था। कभी बालकनी से खुदकर उसका जान बचाता तो कभी दर्द देते हुए ही उसके पैरों को मरहम लगा था। लेकिन जो रुवा ने खोया है, जिस तरह रुवा के बदन पर उसके वजह से दाग लगे हुए हैं, उसकी कोई दवा रक्ताक्ष के पास नहीं थे। रुवा उसे कभी माफ़ नहीं करने वाली थी, या यूँ कहे कि रुवा की नज़रों में रक्ताक्ष माफ़ी के लायक ही नहीं है। लेकिन क्या वह इंसान उससे कभी माफ़ी भी मांगेगा? रक्ताक्ष दोबारा से रुवा के पैरों का पट्टी कर उसे अपने गोद में उठाया, फिर बेड पर लेटाया। रुवा उसे नफरत से ही देख रही थी, क्योंकि उसके मन में रक्ताक्ष के लिए यही एक फीलिंग रहा था, लेकिन उसकी नफरत से रक्ताक्ष को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। रक्ताक्ष रुवा को वार्न भरा लुक देते हुए कहा, अंडरस्को अब यहाँ से हिलना मत, ठीक है? उद्धरण चिन्ह। रुवा ने गुस्से से बस मुंह फेर लिया। रक्ताक्ष वहां से जाने को हुआ कि तभी रुवा का फोन रिंग होने लगा। वह मुड़कर रुवा को देखा। रुवा का फोन बेड के कोने में ही गिरा था। वह उठाकर फोन के स्क्रीन पर शो हो रहे नाम को देखी, फिर बिना सोचे कॉल काट दी। वही रक्ताक्ष का ऑरा बेहद सख्त हो गया था और उसकी हाथों की मुट्ठी भी भींच गई थी। मिष्टी का रूम। मिष्टी इस वक्त बालकनी के रेलिंग को टिककर दूर तक अपने नजरें गड़ाए खड़ी थी। उसके खूबसूरत सी चेहरे पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। तभी उसे अपने गर्दन में किसी की गर्म सांसें महसूस हुए तो वह जल्दी से मुड़ने को हुई कि तभी पीछे खड़े राघव उसके कमर में अपने दोनों हाथ लपेटते हुए धीरे से उसके कान में कहा, अंडरस्को यहाँ क्यों खड़ी हो? उद्धरण चिन्ह। राघव की आवाज़ सुन वह थोड़ा शांत हुई, फिर धीरे से मगर उदासियत से बोली, अंडरस्को बस ऐसे ही। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। राघव उसे अपने तरफ घुमाया, फिर उसके गाल पर हाथ रखकर कहा, अंडरस्को क्या हुआ? बुआ ने फिर से कुछ? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी अपना सरनामे हिलाते हुए बोली, अंडरस्को राघव जी, 2 दिन बाद हमारी सगाई है। राघव थोड़ी देर उसकी नाखुश चेहरे को देखा, फिर उसे अपने आप से चिपकाते हुए कहा, अंडरस्को तुम मुझे नाखुश क्यों लग रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी बोली, अंडरस्को क्योंकि हमारे साथ रुवा की भी सगाई हो रही है। राघव थोड़ी देर चुप रहा, फिर मिष्टी से कहा, अंडरस्को मैं जानता हूं तुम नहीं चाहती कि रुवा की शादी चिराग राजपूत से हो, लेकिन रुवा की ना सगाई रुकेगी और ना ही शादी। रुवा की सगाई और शादी दोनों ही हमारे साथ होगी। मिष्टी उससे ना समझी में पूछी, अंडरस्को आप क्या कह रहे हैं? कहीं आप रुवा के लिए किसी और को तो नहीं चुना? उद्धरण चिन्ह। राघव और मिष्टी के साथ साथ रुवा और चिराग राजपूत की शादी भी हो रही थी, लेकिन चिराग से ना राघव को पसंद था और ना ही खुद रुवा को, लेकिन फिर भी रुवा की यह शादी उसकी जिद के वजह से तय हुआ था। मिष्टी की सवाल पर राघव कुछ जवाब देता उससे पहले ही मिष्टी ने उससे कहा, अंडरस्को अगर आपने रुवा के लिए किसी और को चुना है तो एक बार रुवा से भी पूछे कि क्या वो सच में खुश हैं, क्या वो सच में शादी करना चाहती हैं? उद्धरण चिन्ह। राघव उसके नाक को पिंच करते हुए कहा, अंडरस्को तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। मिष्टी ने आगे कुछ नहीं कहा। वही राघव के दिमाग में इस वक्त सिर्फ रक्ताक्ष घूम रहा था। वह मिष्टी को अपने बाहों में जकड़ते हुए मन में बोला, अंडरस्को मुझे रक्ताक्ष से बात करना होगा। उद्धरण चिन्ह। शाम का वक्त। सोफे पर बैठकर राघव इस वक्त अपने फ़ोन पर कुछ स्क्रोल कर रहा था। उसके बगल में ही मिष्टी बैठी थी और वह इस वक्त सगाई के लिए लहंगा सेलेक्ट कर रही थी, लेकिन बार बार उसकी नज़र रुवा की रूम के तरफ जा रही थी। रुवा उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वह राघव से बोली, अंडरस्को राघव जी, मैं रुवा को बुला लाती हूँ।
राघव ने सर हिला दिया। मिष्टी उठकर जाने को हुई कि तभी उसकी नज़र रुवा पर गई जो लंगड़ाते हुए उनके तरफ ही आ रही थी। वही रुवा के पैर में लगी चोट देख मिष्टी घबराकर उसके पास भागते हुए पूछी, अंडस्को लाड़ो, क्या हुआ तुम्हारे पैर को? तुम इस तरह लंगड़ाते हुए क्यों आ रही हो? उद्धरण चिन्ह। मिष्टी को इस तरह रुवा के तरफ भागता देख राघव की मानो सांस ही अटक गए थे। वह उठकर जल्दी से रुवा के पास गया क्योंकि उसकी बहन उसकी जान थी। रू बच्चा क्या हुआ तुम्हें? राघव अपने घुटनों के बल बैठकर उसके पैरों को देखते हुए उससे बेचैन भरी आवाज में पूछा। रुवा राघव और मिष्टी को देख बोली, अंडस्को भाभी मुझे कुछ नहीं हुआ। उद्धरण चिन्ह। फिर यह चोट कैसे लगी? राघव गुस्से से घूरते हुए उससे पूछा। रुवा बोली, अंडस्को वाह, घुंघरू की घंटियां पर मैंने पैर रखा तो थोड़ा चोट आए, ठीक हो जाएगा भाई, डोंट वरी। राघव अपने आंखें छोटी कर रुवा को घूरा। वही रुवा अपने दांत दिखाते हुए उसे सिल्ली स्माइल ग्रिन पास की। फिर मिष्टी के साथ आकर अपने लिए लहंगा सेलेक्ट करने लगी, लेकिन उन दोनों को लहंगा कुछ खास पसंद नहीं आ रहे थे। वह सेल्समैन जो मिडिल एज का था वह अलग अलग मॉडल के दिखाते हुए मिष्टी और रुवा को लहंगा खरीदने के लिए मजबूर कर रहा था, लेकिन मिष्टी और रुवा ने मना कर दिया। तभी वह आदमी बोला, अंडस्को छोटी ठाकुराइन, अगर आपको ये सारे पसंद नहीं आए तो रहने दीजिए, हमें अपना साइज दीजिए, हम आपको बिल्कुल वैसे ही लहंगा रेडी कर देंगे जैसे आप चाहते हैं। रुवा और मिष्टी को ये ठीक लगा तो वह दोनों अपना अपना माप देने के लिए खड़े हुए। वह आदमी आगे बढ़कर पहले रुवा का माप लेना चाहा तो रुवा बोली, अंडस्को पहले भाभी का माप लो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। वही सीढ़ियों के पास रक्ताक्ष, नील और नितिन के साथ खड़ा था। वह तीनों इस वक्त कुछ अलग टॉपिक पर बात कर रहे थे, लेकिन रक्ताक्ष का पूरा ध्यान रुवा पर था। वही वह सेल्समैन मिष्टी का माप लेने उसका हाथ पकड़ने ही वाला था कि तभी उसके हाथ को किसी ने कसके पकड़ लिया। मिष्टी और वह आदमी ना समझी में सामने देखे तो उनकी सांसें ही अटक गए। सामने राघव खड़ा था जो हद से ज्यादा गुस्से से मिष्टी को भी घूर रहा था और उस आदमी को भी। पूर्णविराम। वह आदमी बोला, अंडस्को ठाकुर सा, हम तो बस। उद्धरण चिन्ह। राघव उस आदमी के हाथ से माप लेने का टेप छीन फिर मिष्टी को लेकर रूम के तरफ चला। रुवा इस वक्त उस आदमी के सैंपल बुक में डिजाइन्स को देख रही थी। वह उससे बोली, अंडस्को मुझे और भाभी को बिल्कुल इसी तरह का डिजाइन्स चाहिए। भाभी को? उद्धरण चिन्ह। बोलते हुए रुवा रुक गई क्योंकि वहां मिष्टी नहीं थी। वह उठकर आसपास देखी तो उसे राघव अपने साथ ले जाते हुए दिखा। रुवा ने अपना सर नामे हिलाया, फिर उस आदमी से कहा, अंडस्को तुम भाभी का बाद में लेना, अभी मेरा माप लो। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। राघव का बर्ताव देख वह आदमी डर गया था। वह हकलाते हुए कहा, अंडस्को जी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष की कदम अब अपने आप रुवा के तरफ बढ़ गए थे। वह लड़की जितना उस आदमी की करीब खड़ी थी उतना ही तेजी से रक्ताक्ष का गुस्से से खून खौल रहा था। वह बेहद कोल्ड लुक देते हुए आकर वही सोफे पर बैठा। रुवा का माप लेने वह आदमी आगे की तरफ मुड़ने कहा। रुवा ने मुड़ा तो उसकी नजरें रक्ताक्ष की गुस्सैल नजरों से जा मिली। वह आदमी अभी भी रुवा का बैग का माप लेने ही वाला था कि तभी उसे अपने चेहरे पर किसी की नज़र महसूस हुई तो वह रुक गया। वह फिर आसपास देखने को हुआ, लेकिन शैतान उसके सामने ही बैठा था। चटैन। रुवा रक्ताक्ष अग्निहोत्री, तुम चाहिए मुझे और कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर। अब आगे। रुवा हैरानी से अपने सामने बैठे हुए रक्ताक्ष को देख रही थी जो किसी शैतान की तरह इस वक्त सोफे पर फंसर कर बैठा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सैल भाव साफ साफ झलक रहा था। वह कभी सर्द नजरों से रुवा की मखमली सा बदन को देखता तो कभी रुवा के पीछे खड़े वह आदमी जो रुवा का माफ लेना चाहता था। रुवा को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि रक्ताक्ष उसके सामने आकर ऐसे क्यों बैठा है। रुवा फिर मुड़कर उस सेल्समैन को बोली, अंडस्को आप जल्दी से मेरा माप लीजिए। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की नज़र अभी भी रक्ताक्ष पर टिकी थी। वह रुवा का माप तो लेना चाहता था, लेकिन रक्ताक्ष का औरा देख वह हल्के से कांप रहा था। वह हकलाते हुए बोला, अंडस्को जी ठाकुराइन। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा मुड़ने को हुई ताकि वह आदमी उसका बैग का माप ले सके, लेकिन तभी उसे किसी की गर्म सांसें अपने गर्दन में महसूस हुए। वह रक्ताक्ष था जिसकी खुशबू तक रुवा अब पहचानने लगी थी। वह हैरानी से पीछे मुड़ने को हुई कि तभी रक्ताक्ष ने अपने दोनों हाथों को उसके कमर में लपेट दिया। रुवा छटपटाते हुए अपने कमर से उसका हाथ हटाने की कोशिश करते हुए बोली, अंडस्को रक्ताक्ष, यह क्या बेहुदा हरकत है, छोड़िए मुझे, छोड़िए। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष रुवा के कमर को इतना कसके पकड़ा था कि रुवा चाहकर भी हिल नहीं पा रही थी। वही रक्ताक्ष उसके कंधे पर धीरे से अपने टुरी को टिकाकर उस सेल्समैन को देखा जो आंखें फाड़े कभी रक्ताक्ष को देख रहा था तो कभी रुवा को। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ठाकुर महल की प्रिंसेस के साथ इतना बदसलूकी भी किया जा रहा है। रक्ताक्ष ने उसे बेहद गुस्से से घूरते हुए दूसरे तरफ मुड़ने का इशारा किया तो वह आदमी जल्दी से मुड़ गया। वही रुवा अभी भी चटपटा रही थी। तभी रक्ताक्ष ने कोल्ड वॉइस में कहा, अंडस्को डोंट मूव रुवा। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा हिलना बंद कर अपने जगह में ही खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखें अब आंसुओं से भर गए थे। रक्ताक्ष उसके कंधे पर अपना टुरी रखकर उसके कमर को बेहद सेंशुअली सहलाने लगा था। रोते हुए भी वह लड़की सहर रही थी क्योंकि उसका चुवन ही ऐसा था। रुवा की आंखों से अब मोटे मोटे आंसू गिरने लगे थे, लेकिन इससे रक्ताक्ष को कहाँ फर्क पड़ने वाला था।
वह बस उसके कमर को सहलाते हुए अपने हाथ को धीरे से ऊपर ले जा रहा था। रुवा छटपटाते हुए रक्ताक्ष के तरफ मुड़ गई। रक्ताक्ष बिना भाव के उसे देखते हुए अपने हाथों को उसके सीने तक लाया था। रुवा की पता नहीं क्यों उसकी दिल धड़कने तेज हो गए थे, वह सहते हुए ही सिसक रही थी। रक्ताक्ष उसके सीने पर अपने उंगलियां फिराते हुए उसके दोनों बाजू को पकड़ा, फिर बेहद सेंशुअली अपने हाथ को सरकाते हुए उसके दोनों कलाई तक ले गया। रुवा की आंखें कसके बंद हो गए थे, लेकिन लगातार उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। रक्ताक्ष उसके रुवास सा चेहरा ही देख रहा था। वह फिर रुवा को खुद से दूर कर उस सेल्समैन के हाथ से पेपर छीन कर रुवा का माप लिखा जो उसने अभी तक उसे छूते हुए लिया था। रुवा को उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह इंसान उसके अंदर अपना एक खौफ पैदा कर दिया था। वह चाहकर भी डर से उस पर गुस्से से चिल्ला नहीं पाती थी। रक्ताक्ष रुवा का साइज लिखकर उस सेल्समैन के हाथ में वह चिट पकड़ाते हुए बेहद गुस्से से बोला, अंडस को बिल्कुल इसी माप का ड्रेस तैयार होना चाहिए। जरा भी उल्टा सीधा हरकत की तो सीधे तुम्हारी शरीर से जान निकाल कर रख दूंगा। बस रक्ताक्ष का गुस्सैल औरा देखते ही उस आदमी की सिट्टी पिट्टी घूम हो गई थी। वह डर से अपना सर हिलाते हुए वहां से भाग गया। वही सीढ़ियों के पास नील और नितिन हैरानी से रक्ताक्ष और रुवा को देख रहे थे। उन्हें लगा ही था कि रक्ताक्ष और राघव के बीच कुछ तो कुसूर-फुसर चल रही है, लेकिन रक्ताक्ष को रुवा के इतना करीब देख वह दोनों ज्यादा ही हैरान थे, क्योंकि उन्हें नहीं लगा था कि रक्ताक्ष किसी लड़की की इतना भी करीब जा सकता है। वह दोनों एक दूसरे को देख एक साथ बोले, अंडस को तो छोटी ठाकुराइन, हमारी भाभी उर्फ रुवा रक्ताक्ष अग्निहोत्री है। वह दोनों फिर रुवा को देखने लगे। रुवा गुस्से से रक्ताक्ष को देख रही थी। वह गुस्से से बोली, अंडस को ये क्या हरकत थी आपकी? क्यों बार बार मेरे करीब आते हैं आप? आखिर आप चाहते क्या है मुझसे? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसके गर्दन में हाथ डालकर उसके चेहरे को अपने करीब लाकर उसके गालों पर बेहद हार्शली चूमते हुए बोला, अंडस को तुम चाहिए मुझे, और कुछ दिन बाद मैं तुम्हें अपने साथ लेकर भी जाने वाला हूँ। रुवा छटपटाते हुए उसे खुद से दूर धकेल कर चिल्लाते हुए बोली, अंडस को मैं आपकी कोई खिलौना नहीं हूँ रक्ताक्ष, जो मुझे अपने साथ ले जाने का दावा कर रहे हैं। आपने मेरे साथ जो कुछ भी किया है ना, वह मैं कभी भूलूंगी नहीं। रक्ताक्ष अपना गर्दन रब करते उसके बेहद करीब आकर सर्द आवाज में मगर धीरे से कहा, अंडस को और मैं तुम्हें कभी भूलने नहीं दूंगा। रुवा की दांत भींच गए। वह गुस्से से उसके तरफ पॉइंट कर बोली, अंडस को यू। उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष के होंठों पर व्यंग भरी मुस्कान तैर गया। वह रुवा के फिंगर को अपने एक फिंगर से झटकाया, फिर उसके गाल पर टैप करते हुए कहा, अंडस को इतना चिल्लाना बेकार है, माई वुड बी वाइफी। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष जैसे जैसे करीब बढ़ रहा था वैसे वैसे रुवा की कदम अपने आप ही पीछे जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसने रक्ताक्ष की लास्ट लाइन सुनी वह रुककर उससे बोली, अंडस को क्या कहा आपने? उद्धरण चिन्ह। रक्ताक्ष उसे अपने आप से चिपका कर उसके गाल पर अपना नाक रब करते हुए धीमी आवाज में पूछा, अंडस को तुम्हें कम सुनाई देता है? उद्धरण चिन्ह। रुवा छटपटाते हुए उसे खुद से दूर धकेल कर चिल्लाने को हुई कि रक्ताक्ष ने बेहद सर्द आवाज में कहा, अंडस को डोंट शाउट। पूर्णविराम उद्धरण चिन्ह। रुवा रुक गई, या यूं कहे कि रक्ताक्ष का गुस्सैल आवाज सुन उसकी मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वह रूंधली सी आवाज में बोली, अंडस को आप। उद्धरण चिन्ह। रू। तभी हाल में किसी की आवाज गूंजा तो रक्ताक्ष और रुवा दोनों ही मैनडोर के तरफ देखने लगे। रक्ताक्ष का ऑरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस हो गया था, तो वही रुवा का चेहरे का रंग उड़ गया था। सामने इस वक्त एक 28 साल का लड़का खड़ा था। उसके साथ राशि और राज भी थे। वह लड़का कोई और नहीं चिराग राजपूत था, जो रुवा की शादी उसके साथ तय हुई थी। रू। चिराग रुवा के करीब जाने लगा तो उसे राघव की तंज भरी आवाज सुनाई दी, अंडस को सगाई 2 दिन बाद है चिराग, और तुम्हें नहीं लगता तुम जल्दी ही हवेली आ गए? उद्धरण चिन्ह। चिराग की हाथों की मुट्ठी भींच गए। वही राशि गुस्से से राघव से बोली, अंडस को राघव, ये तुम होने वाले दामाद से कैसे बातें कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। दामाद माय फुट। राघव गुस्से से चबाते हुए बोला। फिर रुवा को देखा। रुवा चुपचाप उदास चेहरे लिए खड़ी थी। वह उसके पास आया, फिर उसका हाथ पकड़कर अपने साथ रूम में ले गया। रक्ताक्ष की नज़र चिराग से ज्यादा राशि पर था, जो गुस्से से जाता हुआ राघव और रुवा को देख रही थी। तभी रक्ताक्ष का फोन पर कुछ नोटिफिकेशन का बीप साउंड बजा तो वह अपना फोन लेकर बाहर चला गया। दूसरी तरफ मुंबई अग्निहोत्री मैंशन के सामने एक के बाद एक कर 3 से 4 वाइट कार आकर जोर से ब्रेक लगाते हुए रुक गए। कार में से ड्राइवर बाहर आकर बैक सीट का डोर ओपन करा तो एक मिडिल एज का आदमी फोन पर बात करते बाहर आया। उसके चेहरे पर कठोर भाव थे। वह सख्ती से बोला, अंडस को पार्टी में किसी भी तरह का गद्दारी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। होम मिनिस्टर, जो मुद्दा उठा है वह मीडिया के सामने ही शांत होना चाहिए। वह आदमी इतना बोलकर फोन काटा, फिर अपने आप को नॉर्मल कर अंदर चला गया। वही हाल में एक मिडिल एज की औरत, जो उसकी बीवी थी शिवन्या, वह इधर से उधर टहल रही थी। उसके चेहरे पर इस वक्त खुशी का कोई ठिकाने ही नहीं था। वह ज्यादा ही एक्साइटेड भी लग रही थी। शिवी। वह आदमी शिवन्या के करीब जाते हुए उसे आवाज लगाया। वह औरत जल्दी से मुड़कर उस आदमी की ओर देखी, फिर उसके करीब जाते हुए बोली, अंडस को आदि, आपको पता है रक्ताक्ष ने मुझे अभी अभी मेरी बहू का तस्वीर भेजा है।
शिवी की बात सुन वह आदमी जो रक्ताक्ष का बाप आदित्य अग्निहोत्री था वह अपने जगह में ही रुक गया। वह फिर बोला, अंडस्को तुम माँ बेटे हर वक्त दूसरों का बुरा ही क्यों सोचते रहते हो। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या अपनी आंखें छोटी कर उसे घूर कर देखने लगी। वह अपनी होने वाली बहू की बात कर रही है तो इसमें किसकी बुराई हो गई है। यह क्या बकवास कर रहे हो तुम। तभी आदि को एक बूढ़ा आदमी की खड़क आवाज सुनाई दी तो वह अपने आंखें बंद कर लाचारी में अपना माथा रब किया, फिर अपना सर ऊपर कर सीढ़ियों की तरफ देखा। आदित्य का बाप और रक्ताक्ष के दादाजी ऋषभ हाथ में स्टिक लिए खड़े थे और वह एकटक आदित्य को घूर रहे थे। वह उसके पास आते हुए बोली, अंडस्को लाख मिन्नतें करने के बाद वह नालायक लड़का हमें अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर भेजा है और तुम कह रहे हो कि यह बुरा काम है। उद्धरण चिन्ह। ये बुरा नहीं तो और क्या है ऋषभ। जरूर डरा धमका कर उस लड़के ने उस लड़की की जिंदगी में कदम रखा होगा। मुझे पता है आपका पोता किस हद तक शैतान है। ऋषभ को सुनाते हुए उसकी बीवी उर्फ रक्ताक्ष की दादी माँ गौरी अग्निहोत्री ने कहा तो ऋषभ उसे घूर कर देखने लगे। वही शिवान्य का मुंह बन गया था। वह लाचारी में ऋषभ को देखने लगी। ऋषभ ने गौरी की बातों को इग्नोर किया, फिर शिवी के पास जाते हुए कहा, अंडस्को शिवी बेटा, इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता। ये दोनों शुरू से ही मेरे शेर रक्ताक्ष के दुश्मन हैं। मुझे अपनी पोता बहू का तस्वीर दिखाओ। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या ने एक नज़र आदि को घूरा, फिर जाकर ऋषभ को रूवा का तस्वीर दिखाने लगी। आदित्य और गौरी ने एक दूसरे को देखे, फिर दोनों ही जाकर रूवा की तस्वीर देखने लगे। वह भी ऋषभ जितना ही एक्साइटेड थे लेकिन वह दिखाते नहीं थे। पोता बहू मतलब मेरी भाभी। उद्धरण चिन्ह। तभी एक लड़की की बेहद एक्साइटेड से भरी हुई आवाज उन चारों को सुनाई दी तो चारों मुड़कर सामने देखे। सामने 21 साल की लड़की खड़ी थी जो रक्ताक्ष की एकलौती बहन रूपल थी। रूपल जल्दी से भागते हुए आकर शिवन्या के हाथ से फोन ली, फिर रूवा का तस्वीर देखते हुए बोली, अंडस्को वाओ मम्मा, भाभी तो बड़ी भाभी से भी सुंदर है। चुप कर। शिवन्या हल्के से उसके कंधे पर मारते हुए उसके हाथ से फोन लेकर आसपास देखने लगी। रूपल का मुंह बन गया था। वही ऋषभ कुछ सोचते हुए शिवन्या से कहा, अंडस्को रक्ता ने हम सबको जयपुर कब आने कहा है बेटा। उद्धरण चिन्ह। शिवन्या उदासियत से कहा, अंडस्को रक्ताक्ष ने हमें आने से ही मना किया है बाऊजी। क्या। ऋषभ गुस्से से पूछा। वही गौरी तंज भरी लहजे में बोली, अंडस्को लो, इस लड़के से यही उम्मीद थी। तभी ऋषभ आदि से कहा, अंडस्को तुम राघव से बात करो और हाँ जयपुर जाने की तैयारी भी करो। हम भी देखते ये नालायक प्रेसिडेंट हमें आने से कैसे रोकता है। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ फिर डाइनिंग एरिया में चला गया। जयपुर। रुवा, तुम्हें पता भी वह लड़का कितना गिरा हुआ है। तुम उससे शादी करने के लिए कैसे हाँ कर सकती हो बच्चा। राघव रुवा पर चिल्लाते हुए कहा। रुवा अपना सर झुकाए खड़ी थी। उसे इस वक्त बहुत रोना आ रहा था लेकिन वह खुद को राघव के सामने रोने से रोक रही थी। राघव उसके चेहरे को ऊपर उठाकर सख्ती से कहा, अंडस्को तुम याद रखना, मैं यह शादी होने नहीं दूंगा। रुवा रूंधली सी आवाज में बोली, अंडस्को यह शादी होकर ही रहेगी भाई। उद्धरण चिन्ह। क्यों 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 रू, राघव ने चिल्लाते हुए कहा तो रुवा सहम कर चुप हो गई। वही राघव रुवा का चेहरा अपने हाथों में भरकर उससे कहा, अंडस्को मुझे पता है तुम चिराग को बिल्कुल पसंद नहीं करती लेकिन फिर भी उस लड़के से शादी करने हाँ कहा, क्यों। उद्धरण चिन्ह। रुवा की आंखों से आंसू लुढ़क कर बह गए। वह रोते हुए बोली, अंडस्को लीव मी। पूर्ण विराम। उद्धरण चिन्ह। राघव की दांत भींच गए। वह उसका चेहरा छोड़कर पीछे हट गया। रुवा वहां से जाने को हुई कि तभी उसे राघव की आवाज सुनाई दी। मुझे नहीं पता तुम्हारे बेवकूफ़ दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन याद रखना रुवा, तुम्हारी शादी उस चिराग से तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। राघव गुस्से से एक एक बात भी चबाते हुए कहा। रुवा मुड़कर उसे देखी, फिर बिना कुछ कहे रोते हुए बाहर भाग गई। वही राघव की हाथों की मुट्ठी बन गई थी। वह गुस्से से बोला, अंडस्को कुछ तो बात है जो रुवा मुझसे छुपा रही है, लेकिन क्या। उद्धरण चिन्ह। राघव मुड़कर जाने को मुड़ा तो उसे सामने ही रक्ताक्ष दिखा जो डोर को टिक कर खड़ा था। राघव उससे गुस्से से कहा, अंडस्को तुम इतना शांत कैसे खड़े हो। मेरी बहन जिद पर अड़ी है, अगर उसकी शादी उस चिराग से हुई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं रखता। उद्धरण चिन्ह। सब्सक्राइब फॉर मोर एपिसोड्स।